But before we start, I want to give an introduction about you. So I met Dr. Kavita in a program where she was doing entrepreneurship training for Srinagar, women entrepreneurs in Srinagar. Dr. Kavita herself has over 20 years of experience in the startup industry, especially in academia also. But over the period of last few years, she's also been doing workshops, mentorship. जैसे कि उन्होंने अभी बताया, she's also associated with the वाधवानी फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप में, इस वक्त इंडिया में काम कर रही है. She has also written many research papers, especially related to entrepreneurship and more specifically related to women's entrepreneurship, right? So we think today's session, especially from her, will be a great value addition to all of you, all of yours businesses. We are also recording the session. We will share the notes, but please be attentive and please participate. Thank you. Over to you, Dr. Kavita. Thank you so much, Pavni, for your generous introduction. And once again, a very good afternoon to all of you. I think the medium of communication should be more of Hindi and English, Pavni? Hindi works, even if we just do Hindi. All right, ठीक है. Okay, so I will just share my screen और फिर हम अपना discussion शुरू करेंगे. Is the screen visible to all of you now? Yes. All right. ओके सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज इंटरेक्ट कीजिएगा. मैं क्वेश्चंस कुछ भी पूछूं या कुछ भी बात हो तो प्लीज आप जवाब दीजिए अनम्यूट करके, या आप चैट में भी अपने रिस्पॉन्सेस टाइप कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा ये इंटरेक्शन है उसमें हम सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, खास करके स्मॉल बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में. तो सबसे पहले अभी जैसे इनफॉर्मली पावनी बात कर ही रही थी और पूछ रही थी आप लोगों से कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम से, और किसी ने बोला कि बल्क ऑर्डर्स हमें चाहिए. तो इसी तरह से मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आज की तारीख में आपके बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप क्या अचीव करना चाह रहे हो आज की तारीख में अपने बिजनेस में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा, वरना तो वन साइडेड टॉक में बिल्कुल मजा नहीं आएगा. अभी आपके बिजनेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिवाली सेल. दिवाली सेल. सो यू वांट मोर सेल्स, राइट? वेरी गुड. और ओके, किसी ने चैट में, शैली ने लिखा है मोर सेल्स. ठीक है, और क्या सेल्स के अलावा और क्या? और कोई? मोर प्रमोशन. ओके, पारुल बोल रही हैं कि हम ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोशन करना चाहते हैं. देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि, दिवाली, ये 2-3 महीने तो अब फेस्टिवल टाइम ही रहना है. तो आप लोग सब जिन बिजनेसेस में हैं, ज्यादातर पावनी ने मेरे साथ लिस्ट शेयर की थी, ज्यादातर सब लोग फैशन, चॉकलेट, केक्स, बेकिंग, बुटीक्स हैं, सबके साड़ीज का बिजनेस है. इस तरह के बिजनेसेस में तो फेस्टिवल टाइम में काफी अच्छी डिमांड रहती है. तो अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे आप लोगों ने बोला मोर सेल्स, मोर प्रमोशन, तो ऑफ कोर्स ज्यादातर सभी स्मॉल बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लोकल सेल बढ़ाएं, लीड्स बढ़ाना, राइट? जैसे अभी हमारी ये पोशाक वाली बहनें पूछ रही थी कि मुझे B2B में बल्क ऑर्डर्स चाहिए, तो उसके लिए लीड्स ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे मिल सकती हैं, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बार बार आपसे खरीदे सामान, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स होता है हम लोग के लिए, कि हैप्पी कस्टमर्स हैं तो वो रिपीट बायर्स आपके बन जाते हैं. प्रमोशन करके आप ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं. और जैसे आप में से किसी ने लिखा था कि मोर प्रमोशन, राइट? तो आप चाहते हैं कि आपके सिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग आपके शॉप को, आपके स्टोर को, आपके बिजनेस को अच्छे से जाने और पहचाने, राइट? तो ये ज्यादातर सबके कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. अब मेरा जो दूसरा सवाल है ये है कि ये ऑब्जेक्टिव्स तो आपके हो गए, अभी जिन कस्टमर्स को आप टारगेट करते हैं, राइट, जिन कस्टमर्स को आप टारगेट करते हैं वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं?
कस्टमर के भी तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो बार बार मेरे से खरीदे, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है? आपको क्या लगता है आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वेरी गुड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और लो प्राइसिंग, लो प्राइसिंग, वेरी गुड, और समथिंग यूनिक, पारुल ने लिखा है, वेरी करेक्ट। तो क्या होता है ना, आप चाहे कुछ भी बेचें, आप चाहे कैसे भी बेचें, अल्टीमेटली जब कस्टमर्स की बात आती है तो कस्टमर्स केयर अबाउट देमसेल्व्स। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की परवाह नहीं है। कस्टमर को क्या परवाह है? अपनी खुद की, कि मेरी क्या नीड है। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं पैसे ज्यादा देने को तैयार हूं पर मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए। कुछ कस्टमर्स बोलेंगे कि नहीं जी, मेरा तो बजट कम है, तो मुझे तो सस्ता सामान चाहिए पर ठीक ठाक होना चाहिए। राइट? तो हर एक कस्टमर की नीड जो है वो अलग होगी। कस्टमर जो है उसकी नीड, उसकी डिजायर, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होंगे। राइट? तो वो क्या खरीदते हैं, हर एक कस्टमर, अगर मैं आपसे पूछूंगी आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? कुछ रीजंस आप मुझे बताएंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बिकता क्यों है? रीजंस क्या होते हैं उसके? because it's a different product. ओके, तो कई कस्टमर्स खरीदते हैं प्रोडक्ट क्योंकि वो अलग है। राइट? कई कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है। राइट? जैसे हम सबने जियो का कनेक्शन क्यों ले लिया मोबाइल में? क्योंकि वो सस्ता था, फ्री में मिल रहा था। राइट? कई बार हम हाइप ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, आजकल पलक ने जैसे हाइप बोला, आजकल फोमो बहुत चल रहा है। आपको पता है फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। भले मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत जो है वो एंड्रॉइड फोन से पूरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सबके पास आईफोन है मुझे भी आईफोन चाहिए। राइट? तो बहुत अलग अलग कारण होते हैं, बट अल्टीमेटली चाहे आप कोई कारण ले लीजिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए? सॉल्यूशंस। जो कस्टमर एलिट क्लास से है वो कस्टमर चाहता है मैं वैसा प्रोडक्ट खरीदूं जो मेरे स्टेटस को एनहांस करे। राइट? मुझे प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना है। अभी आईफोन 16 मार्केट में आया है, आई एम श्योर आप लोगों ने एटलीस्ट न्यूज में पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले लोग एडवांस देके 1.5-2 लाख रुपए का फोन खरीदने के लिए वेटिंग लाइन में खड़े हैं। तो क्या उनकी जरूरत एक फोन है या उनकी जरूरत है अपना स्टेटस डिस्प्ले करना? राइट? तो हर एक कस्टमर की नीड अलग अलग होती है, हर एक कस्टमर की जरूरतें अलग अलग होती हैं, और उन जरूरतों के हिसाब से कस्टमर जो खरीदता है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो हर एक कस्टमर को, आपको एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, लेकिन आपके सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे कस्टमर के लिए। राइट? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक मिडल ईस्ट कंट्री में, मिडल ईस्ट में कोका कोला कंपनी के सेल्समैन को भेजा गया और उसे कहा कि आप मिडल ईस्ट में जाके आप ढूंढिए कोका कोला बेचने का तरीका, और वहां जाके हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जब ये सेल्समैन वहां मिडल ईस्ट पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी, ना कोक था, ना पेप्सी थी, ना थम्स अप, कोई भी कोला बेवरेजेस वहां नहीं थे। तो वो समझ गया कि यहाँ पे तो कोई कोला बेवरेजेस है ही नहीं, तो पूरा मार्केट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसे अरेबिक लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी। तो क्योंकि उसे लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी, उसने क्या किया? पोस्टर्स बनाए। उसने सोचा कि मैं पिक्चर्स बना के, पोस्टर्स बना के मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बताऊंगा। तो क्योंकि वो मिडल ईस्ट है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसने 3 पोस्टर्स बनाए। आप जैसे देख पा रहे हैं, पहले पोस्टर में रेगिस्तान में गर्मी से परेशान आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरे पोस्टर में वो आदमी ने कोका कोला की बोतल से ड्रिंक लिया, और तीसरी तीसरी पिक्चर में उसने डाला था कि वो आदमी एकदम तरोताजा हो गया। तो ये पोस्टर्स देख के पता चल रहा है कोका कोला कितना इफेक्टिव होगा, कि आप गर्मी से परेशान हो, आप कोका कोला पीते ही एकदम एनर्जेटिक हो जाओगे। राइट? तो उसके फ्रेंड ने कहा कि क्या बात है, तुम्हें अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती थी लेकिन फिर भी तुमने तो पोस्टर्स बना के सबको बता दिया कि कोका कोला वहां पे कितनी काम की चीज है। तब वो सेल्समैन ने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि अरब्स जो है वो राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं। तो उससे क्या हो गया? अरब्स राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये मैसेज को कैसे पढ़ा?
कि अगर आप एनर्जेटिक कोको हैं और कोला पी आपको, के हाँ क्या क्या होगा? कोको कोला पी के यू आर नॉट वेल, आई मीन यू आप आर एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट हो राइट, जाओगे। आप एग्जॉस्ट। हाँ। तो क्या हुआ, कोका कोला जैसी कंपनी ने भी इतनी बड़ी मिस्टेक की थी कि उनका हम्म। मार्केटिंग प्रमोशन जो था वो मैसेज पूरा उल्टा हो गया, और लोगों ने बोला कि अरे भैया ये कैसा ड्रिंक है, इसको पी के तो आप आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। राइट, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या समझ में आता है? रिसर्च करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। सर्च करना चाहिए, क्या सर्च करना चाहिए? रिसर्च आई मीन मतलब उनको रिसर्च, हाँ। अगर उनको पता होता कि अगर डायरेक्शन क्या राइट है? हाँ राइट, और क्या? टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी आपके है। बराबर, आपके टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। वी हैव टू रीड द मार्केट फर्स्ट, राइट पलक, राइट। सो इसीलिए आप किसी भी मार्केट में, भले आप बोल रहे हैं जैसे अभी इन लोगों ने बताया था कि हम 2 साल से पोशाक के बिजनेस में हैं, और आई एम श्योर आप और भी जितनी भी महिलाएं हैं अभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 साल, 5 साल, 10 साल से आप ये शायद काम कर रहे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने गौर से ये सोचा है कि हमारे कस्टमर्स को हम कितने अच्छे से जानते हैं? ये सेल्स और मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सेल्स और मार्केटिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है केवाईसी, नो योर कस्टमर। राइट, तो नो योर कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि हमें कस्टमर का डेटाबेस मिल गया, मेरे पास उसका नाम है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है, नहीं। आपको अपने कस्टमर से आपके कस्टमर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या उसकी नीड बेसिक है, क्या उसकी नीड स्टेटस है, क्या उसकी नीड पैसा है। राइट, तो कस्टमर को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इफेक्टिवली अपना सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। राइट, अब मेरा दूसरा सवाल आप सबसे है कि जनरली आपको क्या लगता है, आप सबने सेल्स में रिजेक्शन फेस किया ही होगा, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद ही ले। राइट, तो कस्टमर्स किन कारणों से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं? क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? किन कारणों से आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने कभी ना कभी खरीदने से मना किया है? उसके पास शायद कुछ बेटर ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो गया होगा, आई थिंक। बराबर, एक ऑप्शन ये है कि वो बोलेगा कि इससे अच्छा प्रोडक्ट मेरे या पास है तो रिपीटेड। मुझे ये नहीं लेना है। और कोई कारण? या रिपीटेड वो सेम चीज नहीं लेना चाह रहा है। ओके, किसी ने लिखा है कि इंक्रीज मनी समटाइम्स बिकॉज ऑफ रेट्स, मतलब उसको लग रहा है आपका पैसा प्राइस ज्यादा है। किसी ने लिखा है क्वालिटी सही नहीं है। किसी ने लिखा है कि सिमिलर डिजाइन ऑलरेडी उसके पास है, या मार्केट में बहुत सारी सिमिलर डिजाइन अवेलेबल है तो कस्टमर को कुछ यूनिक नहीं लग रहा है। राइट, तो आप लोगों के सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। ज्यादातर क्या होता है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदता है, तो उसके जो मेन कारण होते हैं वो मेन कारण यही होते हैं। या तो उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसको लगता है कि आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, उसे आपका प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो वो नहीं खरीदेगा। कई बार होता है कि कस्टमर बोलता है कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, आपने कॉल किया, वो बोलेगा कि नहीं नहीं अभी दिवाली टाइम है, अभी टाइम ही नहीं, आप बाद में बात करना। राइट, कई बार कस्टमर को जरूरत ही नहीं है, वो बोल रहा है नहीं मेरे पास जो है वो सही है, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। कई बार कस्टमर बोलता है मुझे अभी जरूरत नहीं है, अर्जेंसी नहीं है मेरे लिए। राइट, और बहुत बार आप में से काफी लोग अभी 2-3 साल से हैं बिजनेस में, तो आप लोगों ने भी ये फेस किया होगा प्रॉब्लम के, क्योंकि आपका ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कस्टमर्स जो है वो आपके नाम को जानते नहीं है, तो कई बार वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। राइट, उनको ऐसा लगता है कि अरे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में, आपका ये कौन सी कंपनी है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना है इन कंपनी आपके कंपनी का। राइट, तो ये सारे कारणों से हमारी प्रोडक्ट जो है वो कभी कभी मार्केट में नहीं बिकती है। तो अब अगर हमें अपना सेल्स बढ़ाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से कंज्यूमर नहीं खरीदना है, कैसे हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच सकते हैं। राइट, सो सेलिंग के जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, पहला हमेशा आपका कस्टमर रहेगा। राइट, तो जब मैंने आपको बोला केवाईसी, केवाईसी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट इज केवाईसी?
व्हाट इज केवाईसी? अभी मैंने आपको बताया था। Know Know your your customer. Know customer. your customer. एब्सोल्युटली, नो योर कस्टमर। तो जब आप कस्टमर की बात करते हैं तो आप जानिए क्या आपके कस्टमर को पहचानने के लिए आपको ये याद रखना होगा MAN। अब MAN मैन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या आपके कस्टमर के पास मनी है? M इज मनी। सेकेंड, क्या वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है? कई बार ऐसा होता है कि आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं जिसके पास परचेज करना या नहीं उसका डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है। और थर्ड, क्या उसके पास आपके प्रोडक्ट Need. खरीदने की नीड है या नहीं है। राइट। तो अगर आप जब केवाईसी करते हैं, जब आपके पास कस्टमर का डेटाबेस आता है, सबसे पहले आपको उसे क्वालिफाई करना है। क्या उसके पास उतना उसका परचेजिंग पावर है कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद सके? क्या वो राइट पर्सन है फैमिली में जो डिसीजन लेगा? राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई यंग गर्ल, आपका मान लो बुटीक है, कोई यंग लड़की आई और वो पसंद करके जाएगी और बोलेगी नहीं आंटी अब मैं मम्मी को लेके आऊंगी क्योंकि मम्मी आएगी तभी ये प्रोडक्ट मैं खरीद पाऊंगी, ये ड्रेस मैं खरीद पाऊंगी। तो क्या हुआ? वो अथॉरिटी है ही नहीं, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर है और मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। एंड थर्ड इज, क्या कस्टमर को सही में मेरा प्रोडक्ट खरीदने की नीड है या नहीं है। राइट। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा जो काम है वो है आपका प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में आपको, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट की जब अब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला है कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, CVP। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रोडक्ट की मुझे एक यूनिकनेस बताइए जो किसी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? अनीता, आपका बिजनेस किस चीज का है अनीता? आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं अनीता। हेलो। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, मेरी साड़ीज प्योर होती हैं और उस चीज का मुझे मतलब मेरा एक यूएसपी है उस चीज की। तो ओके। शायद मैं उसको कि मेरी साड़ीज प्योर में है, मैं प्योर में डील करती हूँ, तो उस चीज को मैं लोगों को सेटिस्फाई करके ही मतलब एक्चुअली वो, हाँ मैं शायद कन्वे नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली, लेकिन यही है कि मेरी चीजें प्योर होती हैं। ऑलराइट ये मेरा ऑलराइट, ठीक है। यूएसपी है। ओके, थैंक यू अनीता। तो आपकी जो आप जो है वो क्योंकि आजकल देखो इंटरनेट के जमाने में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसे पटोला की मैं बात करूं, पटोला जो है वो बहुत रिच हैंडमेड फैब्रिक होता है, लेकिन पटोला की प्रिंट साड़ीज मिलती हैं। राइट। तो पटोला जो है, ओरिजिनल पटोला 30, 40, 50 हजार से शुरू होता है, बट प्रिंट पटोला जो है, डिजिटल प्रिंट वाला पटोला आपको 1000 रुपए में भी मिल जाएगा। तो आपका यूएसपी है, जैसे वर्षा ने लिखा है कि जरदोसी वर्क एंड गोटा पट्टी का वर्क मैं करती हूँ। राइट। तो वो हैंडमेड काम है, वो आपकी यूएसपी है। बराबर। तो आपको अपने प्रोडक्ट का यूएसपी पता होना चाहिए। और उससे अगर फैब एनालिसिस, जो मैंने यहाँ फैब लिखा है, फैब का मतलब क्या है? आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके बेनिफिट्स। तो कस्टमर अगर वो लेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपने जैसे अनीता बोला कि मेरी मेरी साड़ी प्योर की साड़ी है। अगर किसी कस्टमर ने प्योर साड़ी खरीदी तो उसको क्या फायदा होगा? तो स्किन एलर्जीज नहीं होगी। और एंड ये मैं शैली बोल रही हूँ हाँ मैम। सॉरी, यस शैली, प्लीज, आई एम सो सॉरी, यस शैली। हाँ हाँ, उसको वो स्किन फ्रेंडली होगा मेरा फैब्रिक, तो उसको राइट कोई एलर्जीज नहीं होगी। और राइट, मतलब हाँ, स्किन ब्रीदिंग प्रोडक्ट होगा मेरा। बराबर। सो यही बेनिफिट है जब आप अपना मार्केटिंग और प्रमोशन प्लान करते हैं। राइट। सो प्रमोशन के टाइम पे आपको कस्टमर को ये चीज बतानी है कि हम क्या करते हैं, कि मैं क्या बेच रही हूँ, मेरी साड़ी प्योर की है, मेरा हाथ से किया हुआ जरदोसी वर्क है। तो मेरे से शिफ्ट हो जाइए कस्टमर के ऊपर कि आपको ब्रीथेबल साड़ी मिलेगी, आप वैसी साड़ी पहनेंगे जिससे आपकी स्किन को एलर्जी नहीं होगी। राइट। जैसे इन्होंने चैट में लिखा है, आई हैव अ सिंगल पीस इन अ पर्टिकुलर क्लोथिंग, पलक ने लिखा है। सो पलक क्या मतलब हुआ इसका, मुझे समझ में नहीं आया।
मैम जैसे कोई भी डिजाइन का मेरे पे सिर्फ सिंगल ही पीस अवेलेबल होता है, अच्छा, तो मतलब वो उतना यूनिक है, हाँ, राइट? तो और अब उसका आपको आप, सेकंड कलर भी नहीं मिलेगा। मैं समझ गई। तो जब आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, आपको उन्हें इस चीज पे एम्फेसाइज करना है कि मैडम आप मुझसे खरीदेंगी ना, जो आप खरीदेंगी वैसा पीस आपको किसी और के पास पहना हुआ नहीं मिलेगा। यही आप देखो, जैसे मुझे नहीं पता मथुरा में पैंटलून्स और इस टाइप के स्टोर्स हैं कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली में या अहमदाबाद और बड़े बड़े सिटीज में जो ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों के स्टोर होते हैं, वहां पे क्या होता है, मैं जो कुर्ता कुर्ता लेके आई हूँ, 4 दिन बाद मुझे कॉलेज में 4 बच्चे दिख जाएंगे वैसा ही कुर्ता पहने हुए, क्योंकि सभी लोग वहीं से जाके खरीद रहे हैं, राइट? लेकिन आप पलक बता सकती हैं कि मैडम अगर आपने मुझसे कुर्ते का मटेरियल खरीदा, यस यू हैव पैंटालून्स, राइट, तो यू वुड नो कि उनका कलेक्शन जो पैंटालून से खरीदेगा सबके एक जैसे डिजाइन होंगे, राइट? लेकिन अगर किसी ने पलक से मटेरियल लेके कपड़ा स्टिच करवाया बुटीक से, तो पलक कह सकती है कि मेरा कलर, डिजाइन, मटेरियल कुछ भी रिपीट नहीं होगा, तो आपका जो ड्रेस है वो एकदम यूनिक होगा, राइट? तो ये फैब एनालिसिस होता है। आपको अपना पूरा शिफ्ट जो है अपने सेल्स पिच का अपने कस्टमर पे कर देना है कि कस्टमर को क्या मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, यस। राइट? तो या डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको अपने सेल्स पिच में बेनिफिट्स पे फोकस करना पड़ेगा, अपने यूएसपी पे फोकस करना पड़ेगा, राइट? कभी भी इस बात पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं डालना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, ये है। एम्फेसाइज हमेशा उस चीज पे रहेगा कि कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं, राइट? तो आपके फीचर्स तो वही रहेंगे, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से आप बेनिफिट्स में चेंजेस कर सकते हैं, राइट? कोई कस्टमर बोलेगा कि मुझे एकदम यूनिक कलेक्शन चाहिए, तो आप बोलेंगे कि हमारा पीस रिपीट नहीं होता है। कोई कस्टमर बोलेगा मुझे इजी टू कैरी चाहिए, तो जैसे अभी शैली ने बताया कि मेरी साड़ी प्योर की है, तो ये ब्रीदेबल फैब्रिक है, आप पूरा दिन मैडम पहन के रखोगे फिर भी आपको ना इरिटेशन होगा, ना एलर्जी होगी, ना आपको कोई दिक्कत होगी, राइट? तो कस्टमर की नीड के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को पिच करना आपको आना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जब हमारा ये ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है, आप एक बार बैठ के अपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट डाउन कीजिए। एक बार आप ये करेंगे ना, आपको खुद को बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि मुझे सेलिंग के टाइम पे किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? अभी थोड़ा सा हम और सेल्स पे बात करेंगे, फिर हम मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने बताया था, कॉमन कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो ज्यादातर यही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी अभी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आप ही लोगों के एग्जांपल्स लेके कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है इस पे हम बात करते हैं। अब मान लो आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया और कस्टमर ने बोला कि मुझे आपकी साड़ी तो बहुत पसंद आ रही है, बट प्राइस बहुत ज्यादा है, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं अभी खरीद नहीं पाऊंगी। तो इन दैट केस आपको अगर उस कस्टमर को जाने नहीं देना है, तो आप वो कस्टमर को इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर पाएंगे? यस शैली, पलक। हाँ, आई थिंक उस केस में हम ये कर सकते हैं कि लो रेंज उससे कम, मतलब उनका टेस्ट को देखते हुए हम थोड़ा लोअर हम्म। रेंज वाली साड़ी जो कि प्योर में ही है हाँ। और उनके पॉकेट फ्रेंडली भी है, हम उनको वो वाली ऑफर कर उनको दिखाएंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई भी हो जाएं प्रोडक्ट से, और उनकी पॉकेट भी अलाउ कर पाए, और कोई तरीके से वो अपनी जो उनका मन में है कुछ खरीदने का, वो उनके मन से वो चीज मन में रह ना जाए और वो हम्म। कुछ ना कुछ ले ही जाए। राइट। तो अभी शैली देखिए, आपने जो बताया कि अगर वो कह रही है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आपने बोला कि मैं उसको थोड़ी कम रेंज की साड़ी बताऊंगी, राइट? तो ये करके आपने क्या किया, अपना रेवेन्यू का सोर्स ऑटोमेटिक आपने खुद ही कम कर दिया उसको कम रेंज की साड़ी दिखा के, राइट? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पहले आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि मैं कैसे उसको कन्विंस करूं कि वो यही रेंज की खरीद के जाए, राइट? तो
आप जब वो बोलती है महिला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उस टाइम पे प्राइस कम की साड़ी दिखाने के बदले आप उन्हें ये बताइए कि मैडम ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत यूनिक है, ये फेस्टिवल सीजन में ही ये प्राइस है मैडम, अगर आप दिवाली के बाद आएंगे तो इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर आपकी ये जो आपने ये जो साड़ी पसंद की थी वो फिर आपकी रीच से और ज्यादा बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए अभी इससे हमने क्या किया, हमने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किया। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं और हम कार्ट में डाल देते हैं, तो क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन में हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि सिर्फ 5 आइटम्स बची हैं। राइट, सेल जो है वो सिर्फ 36 घंटे में अब खत्म होने वाली है, सिर्फ 2 आइटम्स बची हैं, फटाफट लीजिए। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। राइट, तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट आपका यही होना चाहिए कि कस्टमर जो लेने आया है उसे उसी चीज को लेने के लिए कन्विंस करें। तो जब आप उससे ये बात कहेंगी कि मैडम क्या आप मतलब थोड़े से पैसों के लिए मैडम आप ऐसा कर रहे हो, आपको दिवाली के बाद इसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि फिर ये साड़ी आपको इस रेंज में नहीं मिलेगी, और उसके बाद तो हम बिल्कुल अलग नया कलेक्शन लेके आने वाले हैं नए प्राइस रेंज के साथ। तो हो सकता है कि वो सोचे कि बाद में तो और महंगी हो जाएगी तो मैं और भी नहीं खरीद पाऊंगी, तो वो शायद एक अटेम्प्ट करे कि लाओ चलो थोड़ा हाथ तंग है लेकिन ले ही लेती हूँ। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही उसे ऐसा बोल दिया कि अच्छा मैडम आपको महंगी लग रही है तो लाओ मैं आपको थोड़ी कम रेंज में दिखा देती हूँ, तो आपने वो महंगी साड़ी बेचने की अपनी अपॉर्चुनिटी को वहीं पे क्लोज कर दिया। आई होप शैली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, आई एम गेटिंग यू। उस केस में राइट, ये भी हो सकता है शायद उसकी उसको मन में हो 2-3 साड़ीज परचेज करने का। ये अगर इस हाँ केस में अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं उसको कहूंगी कि आप जो ये पसंद करें ये यूनिक पीस है। और हाँ जैसे कि ये मेरे पास पीस जो है अभी ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल। आप तो राइट, तो इसमें क्या है ना कि पहले आप कोशिश कीजिए, देखो अगर सही में उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो जैसे ही आप ये सब बोलोगे वो आपको बोलेगी कि नहीं मैडम अभी तो नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं है मेरे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि जेन्युइनली पैसे नहीं है, फिर आप उसको सेकंड थोड़ा सा कम प्राइस की दिखा सकते हैं। राइट, बट आप शुरुआत मत करिए कम प्राइस की दिखाने से, क्योंकि वो कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। राइट, सो आई थिंक ये हम आज थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे। ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जिनको देखिए मैं बहुत सारी माइक्रो और स्मॉल बिजनेस वाली महिलाओं के साथ मैं ऑलमोस्ट 10 सालों से काम कर रही हूँ, और ये छोटी छोटी टेक्निक्स जब वो महिलाएं अपने रूटीन बिजनेस में फॉलो करने लगती हैं तभी उनको लगने लगता है कि हाँ मेरे सेल्स में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। राइट, अब चलिए हम एक और सिनारियो लेते हैं। मान लो अब हमारे साथ हैं पोशाक वाली बहनें। राइट, आई होप यू बोथ आर देयर। Yeah. हाँ, तो मान लो अगर कस्टमर ने ऐसा बोला कि ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये मुझे कुछ इतना अट्रैक्टिव या कुछ अलग नहीं लग रहा है, ऐसी पोशाकें तो सभी दुकानों में मिलती हैं। अगर आपका कस्टमर आपको ऐसा बोल रहा है तो आप क्या जवाब देते हैं उन्हें? मैम एक्चुअली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मार्केट वाले प्रोडक्ट पहली बात होते नहीं है, क्योंकि हम मार्केट से उठाते नहीं है, हम अपने डिजाइन ही बनवाते हैं। तो हमारा बराबर, जो एक बिजनेस जो हमारे एक जो ग्रो हुआ है उसका रीजन ही यही है मेन, कि हमारे डिजाइन्स मार्केट वाले डिजाइन्स नहीं होते, हमसे लोग खरीदते ही इसी वजह से हैं। ओके। तो आपका ऑब्जेक्शन क्या रहता है जनरली, मतलब किस वजह से आपके प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं? मेन हमारी चीज होती है कि जब हम कोई चीज यूनिक और डिजाइनर बनाते हैं ना, जब उसमें क्वालिटी भी अच्छी देंगे हम, यूनिकनेस भी देंगे हम, जब उसमें सारी चीजों को कॉम्बो देंगे तो उसके प्राइस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती है। और बराबर, कस्टमर को जी, और कस्टमर को क्या है कि प्राइस रेंज उतनी ही देनी है जो वो मार्केट में दे रहा है। और राइट, चीज जी, और उसको प्रोडक्ट चाहिए यूनिक, वो आता भी इसीलिए है क्योंकि उसको यूनिक भी चाहिए और उसी प्राइसेस में चाहिए जो वो मार्केट में खरीद रहा है। तो समझ गई यहाँ मैं। थोड़ा सा हमको या तो अपना मार्जिन कम करना पड़ता है, क्योंकि हमको अपनी सेल ग्रो करनी होती है। राइट, तो अब मैं आपकी जो सिचुएशन है उसी में मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि आपका कस्टमर अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे आपके डिजाइन्स तो बहुत पसंद आए हैं जी। लेकिन ये जो डिजाइन्स हैं ये मेरे बजट से बाहर है, मतलब ये पोशाक के लिए इतना प्राइस मुझे वर्थ नहीं लग रहा है। राइट, ओके मैम। अगर आपका कस्टमर ऐसा आपको बोलता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगी? थैंक यू मैम। एक्चुअली सबसे पहले मेरा इसमें यही रहता है कि मैं
मैं अपने डिजाइन बनवाती हूँ, तो मेरा ये इसमें प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि उनके बजट के अकॉर्डिंग मैं उसको कस्टमाइज करवा देती हूँ। वेरी गुड, दैट्स द बेस्ट पॉइंट, राइट, जी। करेक्ट। जैसे तो किसी कई को हाँ, 500 की चाहिए पोशाक और मेरे पास वो 900 में अवेलेबल है, तो 500 की बजट में जितना वर्क उसमें करा सकते हैं उतना मैं उनको बता देती हूँ। सेम पैटर्न में बन जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा, वो आपके बजट राइट, फ्रेंडली हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं जितनी भी महिलाएं अभी यहाँ पर हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कस्टमर आपको आपकी क्वालिटी को वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो बोल रहा है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बजट में ये फिट नहीं हो रहा है, राइट, तब आपके पास कस्टमाइजेशन का अगर ऑप्शन होगा तो आप उसके बजट में अपने प्रोडक्ट को फिट कर पाएंगे, राइट। जैसे हमारे साथ बुटीक वाली महिलाएं हैं, हमारे पास बेक केक्स और चॉकलेट्स बनाने वाली महिलाएं हैं। कई बार केक में भी ऐसा होता है कि भाई मैंने ऑनलाइन कोई डिजाइन देखी, अब मैंने जब वो होम बेकर को वो फोटो भेजी तो वो बोलेगी कि ये केक आपको 1200 में मिलेगी। अब मैं बोलूंगी कि मेरा बजट लेकिन 950 रुपए है, तो क्या आप उसको कस्टमाइज करके दे सकते हैं कि नहीं? अगर आप में वो कस्टमाइजेशन की स्किल है तो देयर आर चांसेस कि आपका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमाइजेशन का स्कोप नहीं है, तब फिर क्या होगा, आप सिर्फ एक हाई एंड सेगमेंट को ही टारगेट कर पाएंगे। आप जो कस्टमर्स रीजनेबल क्वालिटी लेकिन थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, आप उनको टारगेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जितना हो सके उतना, क्योंकि देखिए आप सबके स्मॉल बिजनेसेस हैं तो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रहता है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कस्टमर के हिसाब से अगर एडजस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरह से अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कस्टमर बोल रहा है कि मैंने पहले भी आपसे ऑर्डर लिया हुआ है सामान, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, यहाँ पे कोई है जो ऐसा कभी किसी ने फेस किया हो? एनीबडी? कोई है यहाँ पे ऐसा? होता है ऐसा, हाँ, किस बिल्कुल प्रोडक्ट होता है कैटेगरी में बिकॉज है आप? केक बेकिंग केक बहुत बारी बेकिंग, हाँ। ऐसा होता है कि आपने अपना 100% दिया बट फिर भी वो कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इस तरह की शिकायतें आई गेस सबके उसमें होती है, तो मैं तो इस चीज को मानती हूँ, ये आई एम ओपन टू इट। राइट। तो अगर मान लो आपने मान लो केक बहुत दिल से बनाया कस्टमर के लिए, स्पेशल ओकेजन पे केक आपने बनाया, और जब आपने केक डिलीवर किया, बाद में आपके कस्टमर ने आपसे कहा कि मुझे मतलब इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको अब वापस ऑर्डर देना नहीं चाहती हूँ, तो आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो जो कस्टमर बोलते हैं उनकी बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज दैट इज देयर फीडबैक। उसमें आप कुछ डिफेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसमें अपोलोजाइज भी करो कि नेक्स्ट टाइम जो भी होगा इस तरह की मिस्टेक्स को फिक्स कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि हाँ दोबारा से ऑर्डर्स नहीं आते हैं, बट इट्स ऑल बिटवीन हाउ यू हैंडल योर कस्टमर्स। वहां पे राइट, अगर आप उस चीज में फेल होते हो तो डेफिनेटली दोबारा ऑर्डर नहीं आएंगे, बट वो सिचुएशन मैनेज करनी होती है बस। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में भी मैं 3-4 ऐसी महिलाएं हैं जो बेकिंग के बिजनेस में है, वो घर से ही केक्स बना के ऑर्डर पे वो प्रोवाइड करती हैं। एक्सक्यूज मी। तो जनरली वो लोग, जैसा आपने बताया, शुरुआत इसी से, आई एम सो सॉरी, शुरुआत इसी से होती है कि अगर आपने सबसे पहले तो आपने जब कस्टमर को केक डिलीवर किया, तो हमारी ही ये ड्यूटी है कि हम नेक्स्ट डे कस्टमर को फोन करके पूछें कि मैडम आपको केक कैसा लगा। काफी बार ऐसा होता है कि होम बेकर जो होते हैं वो एक बार केक डिलीवर हो गया, पेमेंट आ गया, उसके बाद कस्टमर से वो फॉलो अप नहीं लेते हैं, राइट। तो आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना ही चाहिए कि चाहे एक दिन में आपने 2 केक डिलीवर किए या 10 केक डिलीवर किए, नेक्स्ट डे आपकी तरफ से कस्टमर के पास ये मैसेज जाना ही चाहिए, मैसेज या कॉल, कि कल मैंने आपके ये ओकेजन के लिए बहुत प्यार से हमने ये केक बेक करके आपको भेजा था,
आई होप आपको पसंद आया होगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन केस अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं उसमें तो क्रीम ही बहुत ज्यादा थी, क्रीमी क्रीम था, तो हमारे घर में तो जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको तो इतना क्रीम वाला पसंद ही नहीं आता है, राइट। तो सबसे पहले जैसे आपने भी बताया, सबसे पहले कस्टमर की बात को एक्नॉलेज कीजिए, राइट, कि यस यू आर राइट, इसमें ज्यादा क्रीम था। फिर उसे बताइए लेकिन सर आपने मैडम जो फ्लेवर चूज किया था, वो फ्लेवर की खासियत ही यही है कि उसमें हम फ्रेश क्रीम बनाते हैं और उसमें हम बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, ताकि वो क्रीम जो है वो, उससे आपके केक का टेस्ट बिगड़े नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आई अपोलोजाइज, और अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि हम जो है ये मिस्टेक ना करें। और कई बार अगर हो सके ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, जब भी कभी वो कोई नया फ्लेवर ट्राई करते हैं ना, तो वो इतने छोटे छोटे, आई थिंक 150 या 200 ग्राम के इतने छोटे छोटे पीस वो अपने कुछ कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही टेस्टिंग के लिए भेज देती हैं, राइट, के ये आप टेस्ट करके बताइए आपको ये हमारे सैंपल्स कैसे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो जो ये 100, 150, 200 ग्राम के जो छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, उससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, प्लस आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियोस बनाएं, तो उससे आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा और ये कंटेंट यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरा ये सजेशन रहेगा, जितनी भी महिलाएं अपने केक बनाती हैं या चॉकलेट्स या इस तरह के बेकिंग के बिजनेसेस में हैं, आपके जो भी हैप्पी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उसको आप छोटे छोटे नए नए वेराइटी जब आप ट्राई करती हैं, तब उनको आप छोटे छोटे सैंपल्स ऐसे ही टेस्टिंग के लिए भेजिए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्टिंग के वीडियोस और रील्स बना के आपके साथ शेयर करें, और वो आपके लिए एक मार्केटिंग और प्रमोशन का जरिया बन जाए, राइट। तो ये इस तरीके से आप अपने कस्टमर से और ज्यादा क्लोजली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर कई बार ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे रीसेलर्स के साथ मिलता जुलता है। ये प्रॉब्लम किसी के बिजनेस में आती है जहां आपको लग रहा हो कि कस्टमर बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट रीसेलर सेल कर रहा है वो और ये प्रोडक्ट काफी सिमिलर है? नो मैम। मैम ऐसा होता है डेफिनेटली। हाँ मैम और बताइए। बहुत रेगुलर फ्रिक्वेंटली जैसे यहाँ पर एग्जीबिशंस हो रही हैं मथुरा में, हाँ हाँ तो हाँ, तो रेगुलर फेस करनी पड़ रही है। बराबर। तो जब ऐसी, और उसमें उस केस में कई बार ये भी होता है कि हम हमारा जो प्योर प्रोडक्ट है उसकी कॉपी मार्केट में अवेलेबल होती है, वो कम रेंज में मिलती है, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो हाँ, हमें भी कुछ पीसेस रखने पड़ते हैं उनको दिखाने के लिए। तो अगर वो पूछते हैं, जब वहां पर टर्न अप होते हैं, तब कि देखिए ये चीज प्योर है और ये इम्प्योर है, तो ये प्रॉब्लम तो राइट डेफिनेटली आती है। राइट। सो जब कस्टमर को, सी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर इतना नॉलेजेबल नहीं है, उसको फर्क नहीं लग रहा है, वो तो सिर्फ लुक पे जा रहा है और प्राइस पे जा रहा है, राइट। तो जैसे अगर अगर आपसे हो पाए तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपका प्रोडक्ट जहाँ पे बनता है, जो कारीगर जब काम करते हैं आपके प्रोडक्ट पे, राइट, जैसे एक बहन ने लिखा था कि जरदोसी और जरी का मैं काम करती हूँ, तो जब वो काम कारीगर कर रहे हैं आप उसके छोटे छोटे वीडियो स्निपेट्स और रील्स बनाइए, और एग्जीबिशन में जहाँ पे आपका स्टॉल लग रहा है वहां पे आप अगर हो सके तो स्क्रीन पे उसको रखिए, ताकि जब कस्टमर देखेगा कि ये एक साड़ी बनाने में कितनी मेहनत गई है, तो उसको पता चलेगा कि ये सचमुच में हाथ का काम है, और ये एक एक प्रोडक्ट, एक एक साड़ी बनाने में इतने इतने घंटे या दिन लग रहे हैं, तो वो अप्रिशिएट करेगा उस एफर्ट को, और फिर उसे पता भी चलेगा कि इसीलिए ये वर्थ है। मैं ऐसा एक नहीं, बहुत प्रोडक्ट, सही बात है मैम। एक्चुअली आप हाँ सही कह रहे हो। एक्चुअली जरदोजी और गोटा पत्ती का काम है, वो इतना महीन काम होता है कि हाँ, उसमें बहुत टाइम लगता है। बेसिकली बिल उसमें कपड़े की और इनकी वैल्यू नहीं होती। मेन होता है उनकी कारीगरी की टाइम। दैट्स व्हाट और मैं कह रही मथुरा हूँ। में, हाँ, मथुरा में कारीगर इसी वजह से बहुत कम है। मैं हाँ, बेसिकली जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो अभी मैं हैंडवर्क सारा जयपुर और कलकत्ता से करवाती हूँ। बराबर, क्योंकि तो उसमें टाइम लगता, बट स्लोली स्लोली मथुरा में इसका ट्रेंड बहुत अच्छा आ गया है। राइट, पहले बिल्कुल नहीं था, करेक्ट। बट नाउ इट्स लाइक गोइंग ऑन। गज्जे सिल्क मेरा जो यूएसपी है, गज्जे सिल्क है, जरदोजी वर्क है, हम्म, आपका गोटा पत्ती वर्क है,
प्योर में भी गज्जी सिल्क वगैरह यहाँ बहुत ट्रेंड में है अब, मथुरा राइट में अब आ गया है। सो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट, आप रेट को ना देख के अगर आप अपना प्रोडक्ट अच्छा रखते हो, फिनिशिंग वाला रखते हो, तो कस्टमर जरूर लेता है, वो रेट्स इग्नोर कर देता है एट दैट टाइम। बिल्कुल। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है ये बहुत महंगा है, हमें अपनी प्राइस कम नहीं करनी है। हमें क्या एग्जैक्टली करना सेम है। है, हमें कस्टमर को कन्विंस कैसे करोगे आप? तो आपको, अगर आपके पास वो कारीगर कैसे काम करता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना हाथ से वो बारीकी से ये जो काम कर रहा है, उसके अगर आपके पास स्निपेट्स होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, रील्स होंगे, कारीगर के छोटे छोटे इंटरव्यूज अगर आपके पास होंगे, और जब ये आप कस्टमर्स को दिखाएंगे, तो जिस कस्टमर को उस काम की परख है, वो कस्टमर डेफिनेटली इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, और फिर आप के प्रोडक्ट को उस प्राइस में लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत सारे हैंडलूम की जो साड़ियां, दुपट्टे, कुशन कवर, ये सब जो कारीगर बनाते हैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। तो हम लोग यही करते थे, हम लोग हमेशा उनको बोलते थे कि आप जब काम करते हो आप उसके वीडियोस और रील्स बनाओ। इवन हमने तो गांव में जाके प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ले जाके उनको हमने सिखाया है कि आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है, वो फोन से कैसे आप अच्छे फोटोज ले सकते हैं, कैसे आप अच्छे वीडियोस और रील्स बना सकते हैं। और फिर जब वो लोग वो रील्स और वीडियोस बना के हमको भेजते थे, हम उसको एडिट करते थे, और एग्जीबिशंस में जब हम कस्टमर्स को दिखाते थे, तब कस्टमर को पता चलता था कि अरे, एक एक साड़ी बनाने में 20-20, 22-22 दिन लगते हैं, इसीलिए ये साड़ी इतनी महंगी है। राइट। तो एक्चुअली आई थिंक ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली, जैसे आप सब चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़े, तो सेल बढ़ाने के तरीके बहुत रॉकेट साइंस नहीं होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आई एम श्योर आप सब कर रहे हैं, एग्जीबिशन में आई एम श्योर आप सब जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से वो कस्टमर को अप्रोच करते हैं, वो तरीका जानना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करेंगे, कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्वालिटी लीड्स अगर आपके पास पाइपलाइन में है, तो वो एक बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अब ये क्वालिटी लीड्स का क्या मतलब है, आप लोग समझते हैं क्वालिटी लीड्स क्या होती हैं? लीड जनरेशन कैसे होगा? आपके पास लीड्स होंगी तभी तो कन्वर्जन हो पाएगा ना। एक्चुअली हाँ, तो लीड जनरेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं अभी? एडवर्टीजमेंट। नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो आपने कर दी, पर उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे क्या कस्टमर सामने आपको रिस्पॉन्स दे रहा है? एडवर्टीजमेंट के बेसिकली कस्टमर रिस्पॉन्ड तब करता है जब जैसे हम लोगों के एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, हम्म। ऑन दैट बेसिस अगर कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट लेके गया, फिर हम्म। उसे अगर क्वालिटी या वर्क और अच्छा लगता है तो दे आर कमिंग बैक। राइट। दिस इज नाउ सी, वो तो क्या हुआ, आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपके पास वापस आ रहा है। नहीं, वो नए कस्टमर्स भी जोड़ता है, दैट अच्छा। लाइक ऑन दैट बेसिस ना, कि जैसे आप उनके पास जाइए, उनके पास अच्छा प्रोडक्ट है, तो मेरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मुझे लीड्स मिल जाती हैं, बहुत लीड्स राइट। मिलती हैं। राइट। सो लीड जनरेशन का एक आपके पास सिस्टमैटिक प्रोसेस या फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज अगर करते हैं आप, राइट, तो आपके वेबसाइट पे, अगर आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो आपकी वेबसाइट पे ही एक फॉर्म होना चाहिए। आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जैसे ही कस्टमर वेबसाइट पे आता है, आ जाता है कि पहले अपना ईमेल आईडी और नाम डालिए, सो यू विल बी एबल टू एंटर इनटू द वेबसाइट। तो जैसे ही कस्टमर ने अपना ईमेल आईडी और नाम डाला, आपके पास उसका डेटा आ गया, वो आपकी वेबसाइट पे आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो उस कैटेगरी में इंटरेस्टेड है। राइट। तो इस तरह यस से वेबसाइट से आपको कस्टमर का नाम और कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। आप फेसबुक एड्स करते हैं, गूगल एड्स करते हैं, उसमें से आपको मिल सकता है। कई बार आप अपने जब कैंपेन्स करते हैं, तो उसमें आप कोई कूपन की डील रख सकते हैं कि अगर आप ये कूपन कोड डालेंगे,
तो आपको मे बी कुछ डिस्काउंट मिलेगा या ऐसा कुछ। तो जो जो कस्टमर वो कूपन कोड अवेल करना चाहते हैं उनका डेटाबेस आपके पास मिलता चला जाएगा। आप वेबिनार होस्ट करेंगे, जैसे अभी ये पावनी ने आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में रखा है, तो अगर हम कोई सेल्स वेबिनार करते हैं तो भी हमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका डेटाबेस मिलेगा। आप ईमेल न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं, आप ब्लॉग्स पे लिख सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आपके क्वालिटी लीड्स का डेटाबेस बनेगा। और एक बार आपके पास क्वालिटी लीड्स का डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगा तो उन्हीं लीड्स पे आप अपने सारे मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशंस और ये सब कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक या दो तरीकों को पकड़ के क्वालिटी लीड जनरेशन के प्रोसेस को अपने बिजनेस के लिए सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसी तरह से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचना है तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है अपसेलिंग, एक होता है क्रॉस सेलिंग। अब अगर मैं अपसेलिंग की बात करूं, तो जैसे अभी हमने बात की थी, श्रेया ने बताया था कि अगर कस्टमर का बजट कम है तो मैं उसको थोड़े से कम प्राइस का प्रोडक्ट भी प्रपोज करती हूँ। इसी तरह से अपसेलिंग में क्या होता है, अगर आप देखते हैं कि मेरा कस्टमर मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो क्या मैं वो कस्टमर को थोड़ा और बेटर क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट बेच सकती हूँ क्या। आपके पास क्या उतने प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं? जैसे मान लो हमारे साथ एक बुटीक वाली अभी महिला जुड़ी हुई है, राइट, जिनका बुटीक है खुद का। अगर मान लो कोई कस्टमर ने आके बोला कि मुझे भैया अभी दिवाली में मुझे गिफ्ट देने के लिए 1500 तक का सूट चाहिए, राइट। तो इन दैट केस क्या हम उनको 1500 से 2000 तक का सूट दिखा के कोशिश कर सकते हैं कि वो 1500 से ज्यादा का सूट खरीदे? एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 1500 का सूट लेने आई है तो हमने उन्हें 1500 का सूट दिया, लेकिन साथ में उनको हमने और चीजें भी बेची कि ओके, आप कुर्ता लेने आए थे तो आप मैचिंग की पैंट ले सकते हैं, लेगिंग्स ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज हैं तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करके उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, राइट। राइट। तो यस। इस तरह के हम क्या करते हैं, कई बार जनरली खास करके महिलाएं, जो कस्टमर लेने आया है हमने वो नीड तो उसकी सेटिस्फाई कर दी, लेकिन क्या हमने उसकी और नीड्स को ट्रिगर किया कि नहीं किया। तो जितना आप क्रॉस सेलिंग करेंगे, मतलब आपके पास जितने भी कैटेगरीज हैं, जो भी आपको लगता है कि वो कस्टमर से रिलेटेड है, वो चीजें आप क्या वो कस्टमर को सेल करने की कोशिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो इस तरह से जैसे कि मान लो अगर भगवान जी के कोई पोशाक लेने आया है तो पोशाक के साथ मेरे पास मान लो पगड़ी है या मेरे पास बांसुरी है या मेरे पास झूला है, तो क्या वो चीजों को भी मैं पुश कर पा रही हूँ इफेक्टिवली या नहीं। तो ये चीजों को पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर से आपका रेवेन्यू कुछ परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर तीसरा तरीका है जिसमें महिलाएं अक्सर बहुत ज्यादा वीक पाई गई हैं, वो है महिलाओं के पास एक सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान नहीं होता है, राइट। अब आप अपने बिजनेस में आपका फॉलो अप प्लान क्या है, क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? आपका फॉलो अप प्लान क्या रहता है जनरली? मैम, हम सेल करने के बाद कस्टमर हाँ। से फॉलो अप व्हाट्सएप के थ्रू लेते हैं कि आप हम्म। हमारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को किस तरह के लगे। अगर आप लोगों को कुछ भी उसमें प्रॉब्लम लगी है या कुछ लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज। तो हम बराबर, लोग फॉलो व्हाट्सएप के थ्रू ले लेते हैं। राइट। तो जिन कस्टमर्स ने आपसे सामान खरीदा है आप उनको एक फीडबैक फॉर्म जैसा भेजते हैं। आप एक आई एम श्योर आप लोग सब व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज करते हैं, यस। राइट। तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट का डिजिटल कैटलॉग डाल सकते हैं। कई बार जैसे जो महिलाएं केक, चॉकलेट्स इस तरह की आइटम्स बेचती हैं, हर बार आप अपना जब ऑर्डर डिलीवर करते हैं तब आप उसके साथ एक अपना कैटलॉग या एक वन पेजर आपका अगर कुछ है जिसमें आपने अलग अलग फ्लेवर्स, किन किन ओकेजन्स पे आप केक्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें डाल के उसमें भेज दीजिए। कोई एक कस्टमर का डेटाबेस अगर आपके पास है तो टाइम टू टाइम आप उनको कॉल कर सकते हैं। कई बार आपका फ्लेवर ऑफ द वीक आता है
तो फ्लेवर ऑफ द वीक अगर आ रहा है तो उसका मैसेज आप अपने कस्टमर्स को भेज के कॉल या मैसेज पे फॉलो अप ले सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से आपको एक सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान बनाना होगा। जो फॉलो अप प्लान आपका वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है और मंथली हो सकता है, राइट। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स फिल्टर आउट होते चले जाएंगे कि कौन सा कस्टमर मेरे फोर्टनाइटली प्लान में फिट हो रहा है, कौन सा मंथली में फिट हो रहा है, कौन सा क्वार्टरली प्लान में फिट हो रहा है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी कैसी है, राइट। बट फॉलो अप प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग योर मार्केटिंग बजट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कई बार क्या होता है ना, छोटे बिजनेसेस में कॉस्ट हमेशा एक कंस्ट्रेंट रहता है। तो क्योंकि कॉस्ट आपका कंस्ट्रेंट है तो सबसे ज्यादा खिंचाव हम किस चीज में कर देते हैं, मार्केटिंग बजट में कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं पैसे ज्यादा नहीं है तो जो मार्केटिंग एक्टिविटी में खर्चा होगा वो एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। तो आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी प्रमोशन की है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, उस एक्टिविटी पे आपको अपना बजट ऑप्टिमाइज करना होगा। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा पेड फेसबुक एड्स करने से मुझे अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, पेड एसईओ करने से मुझे अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा है, तो थ्रू ट्रायल एंड एरर, 3 महीने के ट्रायल एंड एरर के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ, जैसे अभी स्टार्टिंग में किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे मथुरा से बाहर जाके सेल करना है, राइट। तो मैं अपना बिजनेस मथुरा से भी बाहर जाके बढ़ाना चाहती हूँ। तो मथुरा से बाहर जाने के लिए आपको खुद भी मथुरा से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन मथुरा के आसपास के जितने भी लोकेशंस हैं वहां पर अगर आप एग्जीबिशंस हो रहे हैं, आप अपने स्टॉल लगा सकते हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग एसोसिएशंस होते हैं जिसमें, जिनकी मदद से आप वहां पे उनकी मंथली मीटअप्स होते हैं, उनके मंथली मेला लगते हैं, उसमें जाके आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक आपके लिए सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो धीरे धीरे आपको प्लान करना है कि कैसे आप अपने रीजन से धीरे धीरे बाहर निकले। तो शुरुआत इसी से होगी, राइट। कोई पास के शहर में कोई एग्जीबिशन है, एक बार वहां जाके पार्टिसिपेट कीजिए। कोई बिजनेस एसोसिएशन है, एक बार उसमें जाके अपना स्टॉल रखिए, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके देखिए आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। रेफरल मार्केटिंग जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल है। आप लोग जानते हैं रेफरल मार्केटिंग क्या होता है? नो। नहीं। रेफरल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट पावनी ने खरीदा है, अब मैं पावनी को बोलूंगी कि पावनी ये रेफरल कोड अगर आपकी फ्रेंड देगी तो आपको मैं 10% कैशबैक दूंगी। तो अब क्या हुआ, ओके। पावनी को 10% कैशबैक चाहिए, इसीलिए वो 10 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, राइट। यस तो ट्रू। उससे वो क्या हो रहा है, माइग्लैम वगैरह में जो ऑफर्स देते हैं, माइग्लैम में भी इस तरह के रेफरल कोड्स होते हैं। हाँ राइट। अच्छा, ओके। तो वो रेफरल कोड जो है वो माइग्लैम तो कर ही रहा है, पर आप में से हर कोई वो चीज को कर यूज कर सकते हैं। सकता है अपने बिजनेस के लिए, कि अगर आप उनके रेफरेंस से आए हैं, अगर उनके थ्रू मुझे आपका बिजनेस मिला है, तो जो आपको रेफरेंस दे रहा है उसको आप उसकी लॉयल्टी को आप रिवॉर्ड करिए। पावनी क्यों आपको बिजनेस देगी? पावनी क्यों 10 लोगों को अपनी, मान लो पावनी किसी इन्फ्लुएंशियल किटी पार्टी में या किसी इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एसोसिएशन में जाती है, तो वो 4 लोगों को क्यों आपके बारे में बोलेगी? क्योंकि आप पावनी की लॉयल्टी को रिवॉर्ड कर रहे हैं। आप पावनी को बोल रहे हैं कि हर एक कन्वर्जन पे मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगी, या जो भी आपकी स्कीम आपको लगता है आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है वो, राइट। तो रेफरल मार्केटिंग जितना हो सके उतना आप प्लीज यूज करिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो है, बी अ पार्ट ऑफ द लोकल बिजनेस कम्युनिटी। जितना आप जैसे ये पावनी का जो नेटवर्किंग पावनी, इज इट एन एनजीओ और व्हाट इज इट? Women's Association, right? Yes, it's not my organization, but a bunch of us together. It's a Yeah, not-for-profit organization working on women's entrepreneurship. मथुरा में locally जो right. बाकी महिलाएं काम करती हैं उनका एक तरह से समूह है।
राइट तो ये जैसे एक एनजीओ है जिसमें महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरह से जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जैसे जो महिलाएं फैशन साड़ीज कुर्तीज के बिजनेस में होती हैं, सिर्फ वो सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशंस भी चलते हैं, राइट तो अब मुझे ये नहीं पता है कि आपकी मथुरा में इस तरह के एसोसिएशंस चलते हैं कि नहीं, जो सेक्टर्स पर जिसमें जितनी भी महिलाएं होंगी वो अब किसी का वर्क का काम होगा, किसी का सिलाई का काम होगा, किसी का बुटीक होगा, किसी का रेडीमेड का काम होगा, कोई कस्टमाइजेशन कर रहा होगा, कोई लहंगे बना रहा होगा। तो रिलेटेड कम्युनिटी में आप रहेंगे तो आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन भी कर पाएंगे, राइट और कोलैबोरेशन का मतलब है क्या आप किसी और महिला के साथ जॉइन हैंड्स करके कुछ कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि किसी महिला ने बोला कि मैं अपने बुटीक में मैं सेल रख रही हूँ, राइट तो केक और चॉकलेट वाली महिला बोलेगी कि ठीक है, तो क्या मैं आपके बुटीक में सेल है तो ज्यादा कस्टमर्स आने वाले हैं, तो क्या मैं अपने हैंडमेड केक्स और हैंडमेड चॉकलेट्स को आपके वहां पे डिस्प्ले कर सकती हूँ फॉर सेल। तो अब क्या हुआ, दो लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया, तो जब एक कस्टमर आएगा तो कस्टमर आपके बुटीक का सामान तो खरीदेगा ही, बट चांसेस है कि वो जो दूसरी महिला है जिसकी केक और चॉकलेट का बिजनेस है, हो सकता है वो कुछ वैसा सामान भी लेके जाए। इसी तरह से बुटीक्स के साथ मान लो कोई फैशन एक्सेसरीज वाला है, कोई पर्स बनाता है, पोटली बनाता है, या कोई हैंडमेड ज्वेलरी बना रहा है, तो जनरली महिलाएं खरीदने आती हैं तो महिलाओं को ये रिलेटेड चीजें एक साथ खरीदने में पसंद आता है। तो आप इस तरह से कोलैबोरेशन करके भी आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप थोड़ा सा ज्यादा ऊंचे लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, राइट। आई होप कि ये जो भी मैं पॉइंट्स दे रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और आप लोग आई एम श्योर इन सब चीजों को अपने खुद के बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। अब मेरे पास जो डिटेल्स आए थे उसमें काफी डिटेल्स थे जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो होम बेकिंग का काम कर रही हैं, तो इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल होम बेकर्स के लिए लिया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बाकी लोग भी अपने बिजनेस में अपना सकते हैं। कि जैसे अभी चैट में आई थिंक किसी ने डाला था कुछ मैसेज, एक बार अगर मैं पढ़ लूं तो पलक ने डाला है कि व्हेन इट्स अ न्यू वेंचर देन हाउ वी कैन compete with others who already are there in your line with good price range। मुझे प्राइस डिक्रीज करना पड़ता है। ओके तो पलक इन दैट केस मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को प्राइस डिक्रीज करने की सलाह नहीं देती हूँ। आप हमेशा उन्हें, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, वहां पे सर्विस डिफरेंशिएशन हो सकता है। आप उनको क्विक डिलीवरी की सर्विस दे सकते हैं, आप उनको कस्टमाइजेशन का बेनिफिट दे सकते हैं, राइट। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर्स ऑफलाइन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट को देख नहीं पा रही हूँ, जब प्रोडक्ट आता है तब मुझे पता चलता है अरे इसका तो दिखने में अलग था, वैसे अलग है, तो फिर रिटर्न एक्सचेंज की मगजमारी कस्टमर को बहुत होती है, राइट। तो इसीलिए जो बिजनेसेस ऑफलाइन काम कर रहे हैं उनका एक अलग ही कस्टमर बेस होता है। तो पलक इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स पुराने एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं तो आप जितना हो सके उतना पर्सनलाइज सर्विस, कस्टमाइजेशन, इन सब चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको कस्टमर्स मिलेंगे, राइट। आपको अपना प्राइस डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि मेरे पास हर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास 1,000 के भी हैं, 700 के भी हैं, 500 के भी हैं। कस्टमर को क्या चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर पलक? ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा, तो हम ये होम बेकर्स की बात कर रहे थे। जनरली होम बेकिंग के बिजनेस में आपकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा आपके पहचान वालों से ही होती है, राइट। वेलकम पलक। पहचान वालों से ही होती है, तो हम फ्रेंड्स और फैमिली से ही जनरली शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने की, बिकॉज वो सर्कल जो है वो हमेशा हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन जब होम बेकर्स ब्रांडेड बेकरी शॉप्स के साथ compete करते हैं, राइट, तो उन्हें किस चीज पे फोकस करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके बिजनेस का वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपका यूएसपी क्या है। तो आपको हाईलाइट करना है कि आप कैसे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं।
जैसे हमारे यहाँ पे जो लोकल होम बेकर है वो हमेशा बोलती है, मैडम मैं अमूल का बेस्ट क्रीम यूज करती हूँ, राइट। और वो जब केक बनाती है मेरा, तो वो केक में उसने क्या क्या डाला है वो इंग्रेडिएंट्स का भी वो फटाफट रील बना के उसको फास्ट फॉरवर्ड मोशन में डाल के वो रील भी मेरे साथ केक शेयर करती है कि योर केक मेकिंग इज इन द प्रोसेस। तो जब मैं देखती हूँ कि वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डाल रही है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्रीम यूज कर रही है, एकदम हाई क्वालिटी के फ्रेश फ्रूट्स यूज कर रही है, तो मेरा ट्रस्ट जो है वो उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई एम श्योर आप लोग सब फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन आपके एरिया में कौन से फूड रिलेटेड हैशटैग्स ट्रेंडिंग है? अगर आप वो हैशटैग्स यूज करेंगे तो आपके मार्केटिंग प्रमोशन या इंस्टाग्राम पोस्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। और ये हैशटैग्स के लिए आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि केक से रिलेटेड, बेकरी से रिलेटेड, मथुरा फूड रिलेटेड हैशटैग्स कौन से हैं। तो आप जब ये हैशटैग्स यूज करेंगे अपने किसी भी वीडियो पे, रील पे, पोस्ट पे, तो आपको विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि स्मॉल बिजनेसेस में जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर क्या करती हैं, पोस्ट तो डाल देती हैं लेकिन वो राइट हैशटैग्स यूज नहीं करती हैं। अगर आप सही हैशटैग्स यूज नहीं करोगे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सॉरी लिंक्डइन करके भी एक प्लेटफॉर्म है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। आप अगर मेरे लिंक्डइन पे जाके देखेंगे तो मेरे हर पोस्ट पे मुझे 1500, 2000, 3000 जितने इंप्रेशंस मिलते हैं, कभी कभी 5-5, 6-6 हजार इंप्रेशंस भी मिले हुए हैं। आप अगर मेरी लिंक्डइन पे जाके मैम देखेंगे लेकिन तो सॉरी टू इंटरप्ट, लिंक्डइन तो बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए होती है ना? नहीं नहीं, मैंने वही बोला कि मैं लिंक्डइन यूज करती हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा। लिंक्डइन के लिए है। पर मैं ये बताना चाह रही ओके। हूँ कि क्योंकि मैं प्रॉपर हैशटैग्स यूज करती हूँ, मेरे हर एक पोस्ट की वायरलिटी 3-3, 5-5 हजार तक जाती है, अच्छा राइट। मैम, एक तो बात और पूछनी है, आई डोंट नो, मुझे हम्म ये नहीं पता अभी तक, मैं इतना इंस्टा यूज नहीं करती, हैशटैग क्या होता है? हैशटैग जो होते हैं, हैशटैग का मतलब होता है कि जो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड्स हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि कोई भी जैसे? जब डिजिटल मीडिया में कोई भी जब कुछ भी सर्च करता है, राइट, हम्म। जैसे मैं स्टार्टअप मेंटर हूँ, राइट, तो ओके। अगर मैं ओके। अपने हर पोस्ट में डालती हूँ स्टार्टअप मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, तो अगर कोई भी हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का सर्च डालेगा तो उसमें हम्म। उसको मेरा पोस्ट विजिबल होगा, राइट। तो अच्छा तो आप, ओके। और क्या होता है, जैसे एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जैसे मैंने डाला फ्रेश केक्स, हैशटैग ओके। फ्रेश केक्स, तो जब मैं हैशटैग फ्रेश केक्स डालूंगी ना तो आपको साइड में दिखेगा कि इस हैशटैग पे कितने पोस्ट हैं। तो जिन पोस्ट के, ओके। जिसके मैक्सिमम पोस्ट है वो हैशटैग पे क्लिक करके आपको वो हैशटैग जो है वो यूज करना चाहिए। ओके। समझ में आया? हाँ 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 हाँ। है ना? राइट। तो हाँ। अगर ठीक आप है। ये हैशटैग्स को यूज करेंगे, ये क्या है ना, ये वैसे वर्ड्स होते हैं जो कैटेगरी स्पेसिफिक होते हैं। और अगर आप ये हैशटैग्स को प्रॉपरली यूज करेंगे तो जब कोई भी उस कैटेगरी को सर्च करेगा तो देयर आर चांसेस कि आपकी पोस्ट भी उसको दिखेगी। तो जब दिखेगी तो ऑब्वियसली वो लाइक करेगा या कमेंट करेगा या शेयर कुछ तो करेगा वो। तो इस तरह से करेक्ट। धीरे धीरे हाँ। आपकी पोस्ट की वायरलिटी बढ़ती है। तो ये जो ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं उसमें हैशटैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। राइट। तो जैसे अगर आप हाँ ठीक गूगल है। में डालेंगे कि फ्रेश केक हैशटैग्स पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको कम से कम 20 हैशटैग्स दिखेंगे, राइट। फिर ओके। आपको उसमें देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग कौन सा है। वो हैशटैग अगर आप अपने पोस्ट में डालेंगे तो जब वो हैशटैग को कोई भी सर्च करेगा तो चांसेस है कि आपका पोस्ट धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, ओके। राइट। ओके। ओके, थैंक राइट। यू। थैंक फिर यू। या फिर जैसे लोकल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था जितना हो सके उतना लोकल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अभी तो फेस्टिवल आने वाला है, राइट। तो त्योहारों के टाइम पे लोकल इवेंट्स होते हैं, कहीं वीकली मंडी लगती है, कहीं वीकली दिवाली या नवरात्रि बाजार लगता है, शनिवार बाजार लगता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लोकल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट कीजिए। आप आपस में ही ढूंढिए, आप लोग अगर 25-30 महिलाएं हैं तो आप देखिए कि कौन से बिजनेसेस के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है जहां पे क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग एक साथ हो सकता है, राइट। जैसे कोई कुर्ती बेच रहा है और कोई लेगिंग्स और दुपट्टे बेच रहा है, तो अगर वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर को आप ज्यादा सामान बेच पाएंगे,
राइट? तो Yes, आप yes. आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी देखिए, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ कि हमें विमेन शुड सपोर्ट अदर विमेन। हमें दूसरी महिलाओं के साथ कंपटीशन करके उन्हें नीचे नहीं गिराना है। वी हैव टू क्रिएट अ ट्राइब ऑफ विमेन सपोर्टिंग विमेन, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना लोकली, तो हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर पाएगा, राइट? एंड एज आई सेड, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैं इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि आपके बिजनेस का यूएसपी क्या है। वो यूएसपी जानने की कोशिश करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? और जो मैंने इसीलिए आप सबको बोला है कि आज का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा ना, आप लोग सब बैठ के थोड़ा सा सोचिए कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है, मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। दैट विल बिकम द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट? अच्छा, किसी ने ये क्रिस्टल्स की बात की है एंड उन्होंने लिखा है कि मैं आई थिंक इट्स द सेम पर्सन, दीपशिखा। दीपशिखा ने लिखा है, आई हैव स्टार्टेड डीलिंग इन क्रिस्टल एंड आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, सो सर्विस बेस्ड वर्क के लिए कैसे ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। हाँ, ठीक है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल्स ऐसी चीज है कि आम जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आपको है ना बहुत सारे देवशिखा लाइव वीडियोस करने चाहिए जिसमें आप इंफॉर्मेटिव सेशंस लें। आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बना के डालिए, और क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल से क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप क्रिस्टल में आप किस तरह के क्रिस्टल्स रखती हैं, उनसे क्या फायदा हो सकता है, क्या क्रिस्टल फॉर मेडिटेशन से रिलेटेड है, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या जो भी है, उस पे जानकारी वाले वीडियोस आप बनाइए और लिखिए उसमें कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट मी, कॉल ऑन दिस नंबर, डीएम मी फॉर मोर डिटेल्स, राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा। प्लस ट्रस्ट जो है, आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट क्रिस्टल और जिन्होंने आपके एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज यूज की हैं, वो कस्टमर के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स को आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मेरी एस्ट्रोलॉजी से बहुत फायदा होता है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिन कस्टमर्स को आपकी एस्ट्रोलॉजी की सर्विस से और आपके क्रिस्टल से फायदा हुआ है, आपको वो कस्टमर्स को बोलना है कि आप मेरे बारे में सोशल मीडिया पे फीडबैक रिव्यू पोस्ट डालिए, और वो आपको हैशटैग करके टैग करें। क्रिस्टल्स दीपशिखा को टैग किया, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका कोई ब्रांड नेम है उसको टैग करें वो लोग, राइट? तो ये चीजें कैसी हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट चाहिए आपको। आप चाहे कितना ही बोल लो, जब एक हैप्पी कस्टमर बोलेगा ना कि मेरे को दीपशिखा के क्रिस्टल से फायदा हुआ है, मुझे दीपशिखा की एस्ट्रोलॉजी ने मेरी लाइफ में या मेरे बिजनेस में ये बदलाव लाए, तभी और कस्टमर्स उसको बिलीव करेंगे। तो स्टार्ट क्रिएटिंग कस्टमर बेस्ड कंटेंट फॉर योर digital marketing. And second, start preparing short videos जिसमें आप खुद क्रिस्टल्स के बारे में छोटा छोटा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देके लोगों को आप जानकारी दीजिए, और अप्रोप्रिएट हैशटैग्स यूज करेंगे तो आपके वीडियोस अपने आप धीरे धीरे वायरल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये चीज एक दिन में करने से नहीं होगी। ये हैशटैग्स जो है, ये मिनिमम आपको 3 महीने तक इसको फॉलो करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ भी करेंगे, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। इट वुड नीड मिनिमम 3 months टाइम। आई होप दीपशिखा आपको यू गॉट माई पॉइंट। Yes, I've got your point, ma'am. One another question is कि जैसे अभी एक एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, सो इससे पहले मैंने कभी भी कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आई एम गेटिंग थोड़ा सा नर्वस बिकॉज मैंने कभी विजिट भी नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, सो आई डोंट नो राइट, हाउ टू वर्क देयर। बराबर। तो दीपशिखा, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर, कॉन्फिडेंस की जरूरत है बस। बाकी देखो, आप ये समझिए कि क्रिस्टल में आपसे ज्यादा नॉलेज वाला एग्जीबिशन में कोई नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट। जितने भी कस्टमर्स विजिट करेंगे ज्यादातर सब यही होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना होगा, बट आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं होगा। तो उस चीज का फायदा उठाइए, राइट? अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि ये पूरे रूम में क्रिस्टल्स में मेरे मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल तो कोई है ही नहीं, राइट? सो करेक्ट। डेवलप कॉन्फिडेंस। और अगर आपके पास क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, तो वो आप प्रोडक्ट्स को लेके जाइए,
इंफॉर्मेटिव अपने बुकलेट्स या अपने ब्रोशर पैम्फलेट्स लेके जाइए साथ में, और अगर आपके हैप्पी क्लाइंट्स हैं तो उनके वीडियोस लेके जाइए। और आई थिंक ये सारी चीजों से, और हाँ बिल्कुल एक फॉर्म रखिएगा अपने पास कि जो भी आपके स्टॉल को विजिट करता है उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और उसकी समस्या क्या है। राइट, तो क्या होगा आपको एक डेटाबेस, क्योंकि जनरली क्या होता है एग्जीबिशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक कस्टमर को डिटेल में समझा पाओ, तो डेटाबेस इकट्ठा करना है, एग्जीबिशन के बाद वो डेटाबेस पे फॉलो अप का काम आपको करना है। ओके। ठीक है, तो आई थिंक आप इतनी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा होगा, और आप पावनी के थ्रू मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। राइट, और हाँ इवेंट में जाने से पहले आपको 2-3 दिन तक लगातार आपके फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम रील में, सब जगह आपको ये आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं वो चीज की चर्चा करनी है। पोस्ट हर जगह डालिए कि ये एग्जीबिशन है जहाँ पे मेरा स्टॉल है, तो आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप ये समस्याओं का निवारण चाहते हैं तो क्रिस्टल के थ्रू ये हो सकता है, आप मेरे स्टॉल पे जरूर विजिट कीजिए। उस दिन के लिए मेरा कंसल्टेशन फ्री है, अगर आप ऐसा कर पाए तो। हाँ और डेफिनेटली। ये पोस्ट को आप फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब जगह पे शेयर कीजिए 3-4 दिन तक लगातार। ओके। राइट, तो आई एम श्योर आपको इनिशियल रिस्पॉन्स डेफिनेटली एनकरेजिंग मिलना चाहिए, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। राइट थैंक यू दीपशिका? सो मच। या, ऑल राइट। ओके, रजनी ने लिखा है मेरा गॉगल्स का वर्क है, मैं इंस्टा पर फॉलोअर्स बढ़ा नहीं पा रही हूँ, वो कैसे हो पाएगा? देखिए, फॉलोअर्स बढ़ाने की भीड़ में मत पड़िए, आप अपने कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितना आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, बढ़िया होगा ना, अपने आप लोग खींचे चले आएंगे। राइट, तो कंटेंट बढ़ाने का तरीका मैं आगे की स्लाइड्स में भी इस बारे में बात करने ही वाली हूँ कि आप देखिए, जब आप गॉगल्स की बात करते हैं तो गॉगल्स खरीदने कोई भी आता है तो एक तो वो ब्रांड देखता है, क्वालिटी देखता है, स्टाइल देखता है। राइट, तो अगर आपके पास इन चीजों पे कलेक्शन है तो अपने कलेक्शन के पिक्चर्स आप डाल सकते हैं। आप आपका जो शोरूम है वो शोरूम का आप छोटा सा वीडियो बना के डाल सकते हैं। आपके शोरूम में कस्टमर को किस तरह की सर्विस मिलती है उसके बारे में आप डाल सकते हैं। राइट, कुछ आप अगर ऑफर्स अनाउंस कर रहे हैं तो वो ऑफर्स के बारे में आप इन सारी चीजों पे डाल सकते हैं। और ये सब चीजों के साथ साथ आपको सही हैशटैग यूज करने पड़ेंगे। राइट, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च मारेंगे, मैं बार बार आप सबको यही कह रही हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च मारिए कि टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स फॉर स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स फॉर सनग्लासेस। अगर आपने डाला टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स फॉर सनग्लासेस ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको कम से कम 15 से 20 हैशटैग्स मिल जाएंगे। उन हैशटैग्स को आप यूज कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर आप अपने प्रोडक्ट की फोटो, रील्स, ये सब तो आप शायद डाल ही रहे होंगे अगर आप सोशल मीडिया इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातें सुन के कमी जो रह रही है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट और हैशटैग की है। राइट, तो रजनी आप एक बार ये ट्राई कीजिए अपने पोस्ट पे, पहले गूगल पे जाके टाइप कीजिए कि सन ग्लासेस या जो भी आई वेयर कैटेगरी में आप हैं, टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग इंस्टाग्राम पे उसके क्या हैं, उनमें से कोई भी 5 हैशटैग्स उठा लीजिए, उनको आप डालिए और यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कीजिए। कस्टमर जर्नी को आप अपने वीडियोस में डाल के अपने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें रेगुलरली करेंगी, थोड़ा वेराइटी ऑफ कंटेंट डालने से आपको 1-1.5 महीने में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू होना चाहिए। देखती हूँ मैम ट्राई करके। वैसे तो मैंने कई बारी बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है। लेकिन हैशटैग भी ट्राई कर रहे हैं, काफी सारे हैशटैग कर रहे हैं, बहुत क्योंकि सारी वीडियोस डालते हैं, पर डे एक हाँ, वीडियो डालते हैं, पर डे डालते हैं। और हम्म, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, अभी उतना नहीं हो रहा है कि देखे तो इंगेज कर पाए, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हैशटैग्स एक बार जो टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं उनको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। हाँ, उन्हीं को करती हूँ मैं आजकल यूज ना। पहले तो शुरू में शायद ना भी कर रही थी, लेकिन अभी तो उनको यूज कर रही हूँ मैं। और एक और इंटरेस्टिंग मुझे एग्जांपल याद आ गया रजनी, आपके सनग्लासेस, आपके ये चश्मों के बिजनेस के एग्जांपल से, कि एक
ऐसे ही आईवेयर कंपनी थी, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रमोशनल कैंपेन निकाला था जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बोला था कि जितनी आपको अपनी एज का प्रूफ देना है, आपकी जितनी एज होगी उतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये दिवाली स्पेशल ऑफर है। अच्छा। राइट। तो लोगों को ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है ना कि मेरी एज, तो भैया वो आधार कार्ड या वो लेके आएंगे, ज्यादातर तो यंगस्टर्स ही आएंगे आपके पास जो 20-22 साल के होंगे, तो ठीक है 20% डिस्काउंट दे दो, लेकिन अगर कॉलेज के 5-6 बच्चे एक साथ आ गए तो आपको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। आप ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कैंपेन निकालिए जिससे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए, और उस कैंपेन को बहुत ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर हैशटैग्स यूज कीजिए। ओके। राइट। अच्छा है, लेकिन अच्छा है, ये भी हाँ अच्छा है। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इस आइडिया के साथ मैं वर्ड ऑफ कॉशन दे देती हूँ कि जिन्होंने ये कैंपेन किया था उन्होंने बोला कि मेरे पास एक आदमी आया अपने दादाजी को लेके, उसने बोला कि इनकी 108 साल उम्र है। राइट। तो इन दैट केस फंस उसको गया। 8% देना पड़ गया था दादाजी को। तो ऑन अ लाइटर साइड, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट रजनी? हाँ, राइट राइट राइट। है ना? तो आप ट्राई कीजिए इसको, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिले इस तरह के इंटरेस्टिंग कैंपेन को यूज करके। ठीक है। नहीं, ओके। इस कैंपेन में ना वो लगा देनी चाहिए स्टार मार्क करके कि इतने तक की एज का अलाउड है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बहुत होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर स्टूडेंट्स ब्रिंग योर हाँ कॉलेज आई कार्ड एंड गेट डिस्काउंट एज पर योर एज। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? तो तो ऐसा हाँ भी आप कर सकते हैं अगर आपको रिस्क लग रहा है तो वो मैंने आपको हाँ, एक आइडिया दे दिया है, अब आप वो आइडिया पे आगे अपना वर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। करके वर्क कर सकते हैं। बराबर। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है। ऑल थैंक राइट। या और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबके लिए लागू पड़ती है वो ये है कि प्लीज कोई भी आपसे प्रोडक्ट खरीदता है उसको रिव्यूज लेना मत भूलिए उनसे। उनको बोलिए कि आपको आपके रिव्यूज वो डाले, गूगल रिव्यूज डाले, और आपके जो भी पेजेस हैं उस पे रिव्यूज डालें, आपको टैग करें। इवन अगर आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो वो अनबॉक्सिंग के वीडियोस डाल के आपको टैग करें सब जगह, क्योंकि देखिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में हम अपने ब्रांड के बारे में बोले उससे ज्यादा सक्सेस हमें तब मिलता है जब कस्टमर हमारे को टैग करके अपना एक्सपीरियंस हमें बताए। राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। अभी आप में से कितने लोगों के बिजनेसेस में वेबसाइट है आपके पास? कितने लोग हैं जिनके पास वेबसाइट है खुद की? नो मैम, हमारे पास नहीं है। अभी नहीं है। आप राइट। वर्किंग ऑन इट, थोड़ा मतलब काम चल रहा है, एक वीक में सब कुछ रेडी हो जाएगा मेरा। ऑल राइट। अभी देखिए ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जो भी ज्यादातर जो महिलाएं जब बिजनेस शुरू करती हैं तो वो 2-2 3-3 साल तक वेबसाइट ही नहीं बनाती। अभी देखिए वेबसाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आप सब बोल रहे हो ना कि हम एग्जीबिशंस में जाते हैं या जाने वाले हैं। अभी दीप शिखा ने बोला कि मैं पहली बार एग्जीबिशन में जा रही हूँ। अभी देखो वेबसाइट होने से क्या होता है, जैसे एग्जीबिशन में कस्टमर भी थोड़ा जल्दबाजी में होता है, आप भी थोड़ी जल्दबाजी में हो। अभी मुझे कोई स्टॉल पे कोई सामान पसंद आया, ठीक है, मैंने उसका कार्ड ले लिया। अब घर आके मुझे जानना है उसके बारे में ज्यादा, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं गूगल में डाल के देखूंगी कि उसकी वेबसाइट पे मैं जाऊं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर आपको कहाँ ढूंढेगा? करेक्ट। है ना? और देखिए वेबसाइट बनाना आजकल तो है ना, सिंपल वेबसाइट गूगल पे ही बन जाती है। फिर अच्छा। आपको बहुत आगे जाके आप गूगल पे सर्च मारेंगे ना फ्री वेबसाइट, तो वो गूगल पे आप खुद बना सकते हैं, या आपके घर में आपके बच्चे हैं या भाई बहन हैं जो थोड़े से 15-16 साल की उम्र के हैं, उससे ज्यादा से हैं, वो लोग थोड़ा डिजिटली savvy होते हैं, आप उनकी मदद से भी वेबसाइट बना लेंगे। मतलब एक सिंपल वेबसाइट आपकी फ्री में बन सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है तो फिर आपको किसी की मदद से वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। लेकिन वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट से अगर मैं
किसी भी बिजनेस की, अभी आप दीपशिखा ने बोला कि मैं क्रिस्टल का काम करती हूँ, अभी जैसे ही मैं गूगल में डालू दीपशिखा क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी, डालते ही दीपशिखा की वेबसाइट अगर आई तो मुझे ट्रस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि वेबसाइट है, मतलब ये एक्चुअली में ये काम कर रही है, ये महिला ऐसी नहीं है कि जो घर में बैठ के फ्री टाइम में एस्ट्रोलॉजी कर रही है, ये इनका सीरियस बिजनेस है। ये इंप्रेशन आता है दीपशिखा, तब ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू होता है। करेक्ट। गूगल पे लोग आपको ढूंढेंगे, तब आपकी वेबसाइट सबसे पहले दिखेगी, राइट। और अगर वेबसाइट नहीं होगी तो नहीं दिखोगे आप, राइट। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ेगा। प्लस स्टार्टिंग में लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम हम थोड़ा से बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हैं, जोग्राफिकल रीच आपका बढ़ेगा अगर आपकी वेबसाइट होगी तो, राइट। डिजिटल ब्रोशर है वो आपका, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, आपके कस्टमर्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, सब कुछ एक वेबसाइट पे आप रख सकते हैं। तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। प्लस आप जितने भी अपने पोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सब जगह आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस लिंक, फिर कस्टमर अपने आप आपके इंस्टाग्राम से वेबसाइट पे आएगा और आपको जानकारी देगा। और वेबसाइट पे आप डालिए एक अपना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के एंटर योर फोन नंबर, ईमेल आईडी टू विजिट द वेबसाइट, तो आपके पास ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट होंगी, कस्टमर का डेटाबेस आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। राइट। तो इसीलिए वेबसाइट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग, अगर आपको लग रहा है कि मैं 1-2 साल से बिजनेस कर रही हूँ और मैं बिजनेस को लेके सीरियस हूँ, मैं आगे जाके और ग्रो करना चाहती हूँ, प्लीज वेबसाइट बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि लोग आपके बिजनेस को सीरियस तभी लेंगे जब आपकी वेबसाइट होगी। क्योंकि जानकारी के लिए आजकल देखो, मैं इंस्टाग्राम पे गई, मैंने आपका प्रोडक्ट देखा, मुझे पसंद आया, मैं तुरंत गूगल में जाके डालूंगी कि मुझे इसकी और जानकारी चाहिए, तो गूगल में जाके वेबसाइट होगी तो ही डिटेल्स मिलेंगे, वरना वही इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा जिसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए वेबसाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। राइट। तो जैसे अहमदाबाद में ही एक महिला है, वो सिंपली सैलड करके उनका सैलड का बिजनेस है। तो अगर आपको टाइम हो तो आप ये टाइप कीजिएगा thesimplysalad.com, हमारे वर्कशॉप के बाद आप देखिएगा कि वो किस तरह का कंटेंट डालते हैं अपने उनकी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वैरायटी ऑफ कंटेंट होता है। छोटे छोटे वो कॉन्टेस्ट रन करती हैं, फिर रील्स बनाती हैं अपने स्टाफ के साथ किचन में। उनका स्टाफ जो है वो सैलड कैसे बना रहा है, वो सैलड इन द मेकिंग का वीडियो होगा। कुछ वो क्विज जैसा रन करती हैं कभी कभी वो सोशल मीडिया पे, कि चलो देखते हैं आपको हेल्दी फूड के बारे में कितनी जानकारी है। जो सही जवाब देगा, जिसका टॉप 5 राइट आंसर्स वालों को एक सैलड बाउल हमारी तरफ से फ्री मिलेगा। तो जितना वैरायटी ऑफ कंटेंट होगा ना आपका, उतनी ही ज्यादा जो है वो कस्टमर आपके पोस्ट के साथ ज्यादा एंगेज होंगे। क्योंकि अभी जैसे रजनी ने बताया कि मैं तो रोज एक कंटेंट डालती हूँ, रोज मैं एक पोस्ट करती हूँ। रोज एक पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको वैरायटी ऑफ पोस्ट करने पड़ेंगे। जितने आपके पोस्ट में वैरायटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोस्ट के साथ एंगेज होंगे, राइट। ये अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी थी स्टार्टिंग में ही, तो इसीलिए मैं अभी इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली अगर हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करें, तो ये कहावत आप सबने सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सुनी है ये कहावत आप लोगों ने? सभी ये ने कहावत, क्या मतलब है इस कहावत का? मतलब हम अगर अपने घर में ही लाइक या आसपास ही सेल करते रहेंगे तो किसी को पता, अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे या वेबसाइट नहीं होगी या फिर डिजिटली नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या है। एक हम पर्टिकुलर जगह ही फिक्स हो जाएंगे। तो वही बिल्कुल। चीज है, वो जंगल में नाच रहा है तो किसी को नहीं पता औरों को कि वो नाच रहा है वहां पे।
राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसी तरह से आपका प्रोडक्ट कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, आप चाहे कितनी प्योर की साड़ी सेल कर रहे हैं, या आपके कारीगर हाथ से जरदोशी काम कर रहे हैं, या आप खुद बहुत मेहनत से केक और चॉकलेट्स बना रही हैं, पर जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए आपकी डिजिटल प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए, वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको मथुरा से बाहर निकलना है तो आपको खुद आसपास के शहरों में जाके बिजनेस करने के लिए आपको खुद भी अपने दायरे से बाहर निकलना होगा। राइट। तो जब तक आप आसपास के शहरों में, वहाँ के इवेंट्स में, वहाँ के एग्जीबिशंस में, वहाँ के यू नो जहाँ जहाँ वहाँ के लोकल मार्केट्स में खुद जाके आप जब तक अपने प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाएंगी, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि मथुरा जैसे शहर में बैठ के आप कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। राइट। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, एक अहमदाबाद में ही एक लोकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, राजश्री बोरा करके वो लेडी का नाम है। तो म्यूनिफिक इवेंट्स उसकी कंपनी का नाम है। आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो आपको भी म्यूनिफिक इवेंट मिलेगा। वो भी अटकी हुई थी इसी ये रजनी और रजनी की तरह के मैं इतना पोस्ट करती हूँ, मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता नहीं है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान हमने बहुत सारे आइडियाज पे डेलिब्रेशन करके हमने ये एक आइडिया फाइनलाइज किया, और ये पोस्ट उसने डाला मिसिंग करके, प्लीज हेल्प अस फाइंड मीरा। मतलब मीरा एक ब्राइड है जिसकी शादी होने वाली है और अब वो मिसिंग हो गई है। तो जैसे ही आप मिसिंग सुनते हो आपको लगता है अरे क्या हो गया, और अंदर लिखा हुआ है मीरा बेटा प्लीज कम बैक, हमने तुम्हारी सारी डिमांड्स मान ली हैं, तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी का सारा डेकोरेशन म्यूनिफिक इवेंट्स वाले करे, तो म्यूनिफिक इवेंट वाले ही तुम्हारी ड्रीम वेडिंग का डेकोरेशन और सब कुछ करेंगे, सो प्लीज आप वापस आ जाओ। राइट। बट उसने क्या किया, पूरा सेंसेशनाइज कर दिया उसको ये मिसिंग का थीम बना के। और जब उसने ये कॉन्सेप्ट पे कैंपेन अपना चालू किया तो उसको इतने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। पलक बोल रही है कि उसने ये देखा भी है। राइट। और फिर इसी के बेसिस पे एक और हमने डाला था, जिनका कपड़ों का बिजनेस है, ये रहा। इन्होंने कैसा डाला, दिस ग्रूम इज मिसिंग, राइट, टॉल फेयर एंड हैंडसम, एजेड 24 ईयर्स मिसिंग, और उसके पापा ने लिखा है माय डियर मजनू प्लीज कम बैक। हमने आपकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली है कि आपकी शादी की शेरवानी जो है वो हम सुल्तान द किंग ऑफ शेरवानी वाले से ही बनवाएंगे, तो आप वापस आ जाइए। और थोड़ा बहुत और भी उन्होंने ड्रामेटाइज करने की कोशिश की है। तो मैं आपको ये दोनों कंटेंट इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि ये दोनों ही स्मॉल लोकल बिजनेसेस हैं। म्यूनिक इवेंट राजश्री है, और ये जो शेरवानी वाले हैं वो भी लोकल लेवल पे ही काम करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कंटेंट इस तरह का बनाना शुरू किया तो उनको इतने ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए, और लोग उनके कंटेंट को कॉपी करके अब अपना कंटेंट बना रहे हैं और उनको टैग कर रहे हैं। राइट। तो इसीलिए जितना आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करेंगे और थोड़ा सा आप अपने टीम के साथ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस तरह की चीजें जब आप यूज करेंगे ना, तो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्मॉल बिजनेसेस का प्रोडक्ट हमेशा अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने शुरुआत की है, कई बार हमें कुछ सेलिंग टेक्निक्स नहीं पता होती हैं, या कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करें। कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं पर साथ में फिजिकली भी इवेंट्स एग्जीबिशंस में अपने आप को प्रेजेंट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। राइट। तो अगर हम ये सब चीजों पे ध्यान आप देंगे तो धीरे धीरे, देखिए, कोई भी मार्केटिंग या ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी आप यूज कर लीजिए, मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम आपको लगता है। जब आप कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं फिर आपको 2-3 महीने में आइडिया आने लग जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे बिजनेस के लिए वर्क कर रही है। राइट। तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन, आज मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। ट्रेंडिंग इवेंट्स जैसे होती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं, ट्रेंडिंग इवेंट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं गुजरात में हूँ, तो गुजरात में नवरात्रि गरबे होते हैं 9 दिन के लिए। राइट। तो आप कोई भी पोस्ट डालिए जिसमें आप नवरात्रि गरबे का थीम लेके डालिए, तो ऑटोमेटिक वो वायरल होगा।
तो इसी तरह से आपके एरिया में अगर कोई लोकल फेस्टिवल्स हैं, कोई लोकल इवेंट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो ट्रेंडिंग हो रही हैं, तो उनके रेफरेंस में आप कोई भी कमेंट अपना पोस्ट डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जरूर से मिलेगा। जैसे दीपशिखा, आप एस्ट्रोलॉजी का करती हैं ना, तो अभी जैसे नवरात्रि के कुछ शुभ मुहूर्त, दिवाली के कुछ शुभ मुहूर्त, कौन नवरात्रि में पहले दिन कौन सा कलर पहनोगे तो फायदा होगा, उस दिन किस तरह से पूजा करोगे, तो ये सारी, ये देखो लोगों को जानकारी नहीं है आजकल, Correct. सबने सुना हुआ है, तो आपको उन्हें छोटे छोटे वीडियोस और कंटेंट बना के उस तरह की जानकारी लोगों को देनी है। अगर आपने पहले दिन ऐसा डाल दिया ना कि फर्स्ट डे ग्रीन कलर पहनना है और इस तरह से आप करना है तो आपको ये फायदा होगा, ऑटोमेटिक दूसरे दिन आप डाल दीजिए कि ऐसे ही 9 दिनों की जानकारी के लिए रोज आप हमारे पेज को विजिट करिए, तो आप देखिए 9 दिन तक लोग आपको विजिट करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्रिएटिव कंटेंट आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपके बिजनेस को फायदा होगा, राइट। तो ये चीजें जो हैं ये जानना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम जब भी आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं, एक चीज याद रखिए कि कंज्यूमर क्या सोचता है। केवाईसी से ही मैंने क्लास की शुरुआत की थी, केवाईसी से ही मैं क्लास की शुरुआत करूंगी, राइट। हैंको, आपने नाम सुना है? हैंको पाउडर था एक, हैंको डिटर्जेंट पाउडर था, आपने नाम सुना था इसका कभी? यस यस यस, उसमें है ना। उसका एड भी देखा था, हाँ। हाँ, तो हैंको जब है वो पूरे इंडिया में हैंको की एड चल रही थी, राइट, और अच्छा करा था, पर महाराष्ट्र में हैंको फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मराठी लैंग्वेज में हैंको का मतलब होता है हाय नको, मतलब नहीं। नको सुना है ना आपने वर्ड, महाराष्ट्र में बोलते हैं नको नको, मतलब नो नो नो। तो यस यस, वहां के लोगों ने हैनको वर्ड को इंटरप्रेट ऐसे किया कि ये ना बोल रहा है कि ये डिटर्जेंट मत यूज करो, तो पूरे इंडिया में हैनको सक्सेसफुल हुआ, पर महाराष्ट्र में फेल हो गया। इसी तरह से डाबर ने जब तुलसी बेस्ड टूथ पाउडर निकाला तो वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि तुलसी को हम पूजते हैं ना, तुलसी एक बहुत पूजनीय प्लांट माना जाता है, तो लोगों ने बोला कि तुलसी का टूथ पाउडर होगा तो हम उसको चबा के मतलब स्पिट आउट कैसे करेंगे, वो तो अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से हमारे देश में ब्लैक कलर को हम इतना ऑस्पिशियस कलर नहीं मानते हैं, लेकिन आप शैम्पू की ब्रांड्स देखिए, सारी ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि शैम्पू में ब्लैक कलर इंडिकेट करता है ब्लैक शाइनी स्ट्रॉन्ग हेयर, है ना। तो इसीलिए जब आप अपना ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कंटेंट ये सब करेंगे ना, तब आपको ये छोटी छोटी चीजों का याद रखना है कि कहीं आप कल्चरली, रिलीजियसली कंज्यूमर का कोई सेंटिमेंट ना हर्ट कर दे, राइट। अगर आपने ये चीजों का ध्यान रखा, तो मैंने आज आपको जो भी छोटे 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 बिजनेस के टिप्स दिए हैं, उनसे आपके बिजनेस को डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग में कुछ भी करने के लिए आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कम से कम 2 से 3 महीना कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। एंड अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको बोला था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी तरह से पहले लोग कहते थे जो दिखता है वही बिकता है ना, ये बोलते थे ना हम। अब लोग कहने लग गए हैं कि देख भाई, अब क्या बोलते हैं लोग, जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है। फिर उसके बाद अब जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें लोग क्या कह रहे हैं, सॉरी, उसमें लोग कहते हैं कि जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, राइट। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया को यूज करना है, लेकिन जितना हो सके, जैसे मैंने अभी आपको 2 इंटरेस्टिंग मिसिंग वाले पोस्ट दिखाए, उस तरह से आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करना है। हमेशा कस्टमर पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि कस्टमर क्यों मेरा प्रोडक्ट लेना चाहता है, कस्टमर को मैं ऐसा क्या देना देऊंगी जो उसको कहीं और नहीं मिल रहा है। कस्टमर को आप दिखाइए कि आपका प्रोडक्ट क्यों महंगा है, कस्टमर को नहीं पता है, लेकिन जब वो देखेगा कि कारीगर इतना लगे हुए हैं, हाथ से बना रहे हैं, इतनी मेहनत है इसके पीछे, तब उसको पता चलेगा कि ये साड़ी जो है ये इतनी महंगी क्यों है, या ये जरी का काम इतना एक्सपेंसिव क्यों है, राइट। तो ऑलरेडी 5:15 हो रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आज के क्लास में, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे उनको मैंने एड्रेस में साथ साथ में करती गई, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने बहुत सिंपल तरीके से छोटे छोटे एग्जांपल्स देके आप लोगों को मैंने इंसाइट्स दिए। अब मैं अपना वीडियो शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर देती हूँ।
और अब लास्ट के 5 मिनट अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन है, या आप मुझे कोई सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप प्लीज दे सकते हैं, उसके बाद हम अपना डॉक्टर क्लास कविता, एंड करें। हाँ जी। आई एम इंटरप्टिंग। एक बार हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू करने से पहले कैन वी टेक अ ग्रुप फोटो? जो जो कॉल पर हैं हाँ सब बिल्कुल अपना बिल्कुल। कैमरा ऑन कर लें, अगर तो हम एक क्विकली फोटो ले सकते हैं एंड देन वी कैन डू क्वेश्चन आंसर फीडबैक। एक फीडबैक फॉर्म हम शेयर भी करेंगे, सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप वो भी भर सके। बहुत ही छोटा होता है, जस्ट यस नथिंग मेजर। और मैं चाहूंगी कि क्लास सेशन के बाद ही सब लोग थोड़ा थोड़ा फीडबैक, क्या लर्निंग मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो अभी भी बता दे, तो हमें भी समझ में आएगा कि इनपुट्स कैसे रहे और आगे अगर कुछ प्लान करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो पलक, पारुल, वर्षा, दीपिका, अगर आप लोग सब 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर दें। वैसे आप सबसे इंटरेक्ट करके मुझे बहुत मजा आया। सबके बहुत आप लोग सब बहुत अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहे हैं और सबके प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर आज के जो भी टिप्स हैं उनको यूज करके डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। थैंक यू सो मच मैम। मैम अगर इन एनी केस अगर पर्सनली हम बात करना चाहें, बिकॉज आपने कुछ हमें ये बताया था कि पटोला से रिलेटेड आप किसी गांव में गए थे, तो अरे पूरा क्लस्टर है ये, कौन बोल रहा है? मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ। बेसिकली वर्षा। मेरा यस हाँ बोलिए बोलिए। मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, स्टिचिंग, जरदोजी का वर्क, गोटापत्ती का वर्क सब जयपुर में होता है मेरा काम। आई हैव ए स्मॉल एक रूम में कारीगर बैठ के काम करते हैं, और कलकत्ता से भी आता है मेरा सारा जितनी भी साड़ीज वगैरह हैं उन सबका मेरा काम रहता है हाँ हॉट सेट्स जरदोजी वर्क में। बट मैं बेसिकली आई वांट टू गो इन विलेजेस, मतलब मुझे विलेजेस में वहां जाकर देखकर उनसे परचेजिंग करने का मुझे वो मिल नहीं रहा, रूट हाँ। नहीं तो मिल रहा। वर्षा, अगर आपको देखो गुजरात में है ना, पटोला और टांगलिया ये दो वीव्स बहुत फेमस हैं। एक एग्जैक्टली पटोला है और एक टांगलिया है। तो अगर आपको पटोला और टांगलिया में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने पर्सनली 3 साल ये वीवर्स के साथ काम किया है और अभी भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। तो जो मेन पर्सन है, मतलब जो वीवर्स के काम साथ कर जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगी। तो वो फिर आपको हेल्प कर देंगे वीवर्स से या मास्टर वीवर्स से कनेक्ट होने में। डन डन, उसके लिए है ना? मैं आपका ले लूंगी। यस, मैं और पर्सनली वैसे ना मैं अभी ये चैट बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी डाल रही हूँ। आप पावनी के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे डायरेक्टली भी ईमेल करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं। आप सिर्फ रेफरेंस डाल देना कि ये मथुरा में ये पावनी के साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें आप पार्टिसिपेंट थे, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगी। डन डन डन। राइट, तो मैंने अभी जस्ट अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाला है। यस, मिल गया मैम। ठीक है, ऑल राइट। पावनी, ले लिया आपने फोटोग्राफ? यस आई हैव टेकन। रजनी जी थोड़ा काम में लगी हैं, अगर रजनी जी 2 मिनट के लिए स्क्रीन के पास आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छा फोटो आ जाएगा। पावनी ये फोटो मुझसे भी शेयर कर लेना फिर। डन। यस, सो पालक को भी कुछ, आप ऑल लोगों को भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, प्लीज गो अहेड, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस है। यस मैम। हाँ पलक। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे लाइक इंस्टाग्राम पे आजकल के टाइम में मतलब ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बट जैसे मेरा क्लोथिंग बिजनेस है तो मुझको रील बना के ही ग्रो करना होता है। तो जैसे हमारे जो लोकल्स हैं वो लोग कहते हैं कि आप अगर ये वाला प्रोडक्ट इंस्टा पे डालेंगे तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो सबने देख लिया होता है। तो फिर हम इंस्टा पे कैसे ग्रो करें, अगर मतलब अगर वो हमसे अगर ये नहीं, चीज बोली। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन है? आप B2C में हो कि B2B में हो? B2C में। तो मतलब, तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, आप कस्टमर को बोलिए कि जो भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद के जाता है
उनको आप कहिए कि वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, आप प्रोडक्ट पहन के, मान लो किसी ने, जैसे अभी ये वर्षा से मैं बात कर रही थी कि जैसे वीवर्स क्या करते थे ना, जैसे किसी महिला ने उनका पटोला का दुपट्टा खरीदा, तो वो महिला को बोलते थे कि मैडम जब आप वो दुपट्टा डालेंगी तो वो दुपट्टा डाल के आप अपना फोटो और वीडियो बना के हमें टैग करके डालिए। तो आप अपने कस्टमर से, सी मैंने आपको बताया था, मैं चैट बॉक्स में एक वर्ड टाइप कर रही हूँ अभी, आप पलक एंड एवरीबडी आप देख सकते हैं, यूजीसी बोलते हैं उसको, यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपके प्रमोशन, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कंटेंट आप नहीं बना रहे हो, आपके कस्टमर्स बना रहे हैं। तो आप उनको बोलिए कि मैडम क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव डिजाइन हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको पब्लिसाइज ना करें तो हम नहीं करेंगे। जब आप इसको खरीदेंगी, आप इसको पहन के आप अपना फोटो और वीडियो डालिए और आप हमें टैग कीजिए, फिर वो जो पोस्ट में आपको टैग करेंगी वो पोस्ट को आप रीशेयर कर सकते हैं। मैम वो चीज भी किया हुआ है, बट फिर भी जैसे बोलने के बाद भी बहुत सारे कस्टमर्स नहीं करते हैं, तो मतलब उस केस में क्या कर हाँ, तो सकते हैं? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऑफर निकालना पड़ेगा कि जो भी अपने पोस्ट पे हमें टैग करेगा उसको 5% कैशबैक मिलेगा। मैम वो भी कर चुके हैं, स्टिल मतलब वो लोग नहीं करते, कहने के Can I बाद भी say मतलब सब something, चीज Dr. ट्राई Kavita? किया मैंने। Can I say something? हाँ पावनी। मुझे लगता है इन जनरल, देखिए एक्सपेक्ट करना कि 10 में से 10 लोग करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। उसमें से एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं जो करते हैं हिट। और आप जिन लोगों के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राई कि अगर आप, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, क्या आप उनको ऑफलाइन अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं या ऑनलाइन भिजवा रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? मैम ऑफलाइन ज्यादा मैम रहता है। मैम बीच में एक बात बोलनी है मुझे, मैं आपको ग्रुप फोटो लेना है, प्लीज ले लीजिए, मुझे जाना था थोड़ा सा। हमने ग्रुप फोटो ले लिया था शायद उस ले लिया? वक्त, बट मैं दोबारा ले लेती हूँ। हाँ प्लीज, हाँ। थैंक यू। मैं थोड़ा, वेलकम मैम। थैंक यू रजनी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। पलक, अभी आपने बोला ना जैसे आपका ऑफलाइन स्टोर है ना, शायद आपने बोला, यस। तो जैसे काफी रिटेलर्स को हम ये भी सजेशन देते हैं कि जब कस्टमर आपके स्टोर में आपके सामने खड़ा है, राइट, तो आप उसको, जब उसने सब ले लिया, शॉपिंग कर ली, फिर शॉपिंग बैग्स उनके हाथ में है, तब आप उनको बोलिए कि मैडम एक 30-40 सेकेंड्स का मैं एक वीडियो आपका लेना चाहती हूँ। तो उसी समय वो आपके स्टोर में है तभी आप उनका वीडियो ले लीजिए कि आप प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको हमारा कलेक्शन कैसा लगा, और आपने अभी जो शॉपिंग की है कि आप क्विकली एक हमारे कस्टमर्स को हमारे व्यूअर्स को आप दिखा सकते हैं कि आपने क्या खरीदा है। तो फिर क्या है ना, वो आपकी दुकान में खड़े हैं, आप उसी समय वीडियो ले लीजिए, फिर पीछे के बाद के लिए कुछ बचाना ही नहीं है हमें, ओके। राइट, उसी टाइम पे, क्योंकि अब वो आपकी दुकान में आ रहे हैं, मतलब कि वो तो आपके कब्जे में है ना उस समय। और जब आप उनको बोलेंगे कि आपने शॉपिंग करी है, तो आप प्लीज एक्सपीरियंस बताइए कि आपको हमारा कलेक्शन कैसा लगा, आपको हमारी कस्टमर सर्विस कैसी लगी, और आप क्विकली बता सकते हैं मैडम आपने किस तरह का ड्रेस खरीदा है, तो वो बता भी देगी, तो सारे काम आपके एक ही वीडियो में बन जाएंगे। ओके। और फिर आप उसको, वो कस्टमर को भी टैग कीजिए, आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी यूज कीजिए, और जब आप कस्टमर को टैग करेंगी तो ऑब्वियसली उसके कॉन्टेक्ट्स में भी आपकी पोस्ट विजिबल होनी ही होनी है, राइट। तो पलक एंड एवरीबडी, पता है क्या होता है इंस्टाग्राम में या कोई भी आप मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, इट इज ऑल ट्रायल एंड एरर। जैसे आपने एक चीज यूज की, आपको रिस्पांस नहीं मिला, दूसरी यूज कीजिए उसको, तो कहीं पे थोड़ा कम रिस्पांस मिला, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 3-4 महीने तक लगातार अलग अलग वेराइटी के कैंपेन्स करेंगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे कैंपेन में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। तो पलक एक बार आप ये भी ट्राई कीजिए, जब वो स्टोर में हैप्पी कस्टमर्स हैं, खरीद के जा ही रहे हैं। अच्छा, और एक काम आप और कर सकते हैं कि आप ना छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा जब हम बर्थडे पार्टीज में बच्चे जाते हैं, तो वो नहीं स्टिक के ऊपर कुछ कुछ बना होता है कि आई एम अ प्रिंसेस, मैं मेरी फेवरेट हूँ, इस तरह के वो प्रॉप्स जैसे बना रखे होते हैं उन्होंने, है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हाँ हूँ? हाँ, समझ रही हूँ मैं। हाँ, तो आप है ना उसी तरह से थोड़े फैशन से रिलेटेड प्रॉप्स बना लीजिए अपने ब्रांड नेम को टैग करके, और जब आपका कस्टमर आता है तो जब आप उनके फोटो और वीडियो ले रहे हैं तो एक होना चाहिए आई एम एट पलक्स बुटीक, राइट, और वो लेके वो फोटो खिंचवा रही है, ठीक है। फिर एक यस। वैसा है कि वो चश्मे का फ्रेम बना हुआ है और वो फ्रेम पे यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्ट प्लेस टू शॉप फैशन वेयर, और हटा के वो बोल रही है पलक्स बुटीक।
तो इस तरह की थोड़े क्रिएटिव प्रॉप्स भी आप बना के रख लीजिए, इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी और जब कस्टमर को कुछ ऐसा अलग सा मिलता है ना तो वो फोटो खिंचवाने के लिए भी तैयार हो जाता है। एक फोटो बूथ टाइप का आप बना सकते हैं अपने स्टोर के बाहर, जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके मैम, राइट, थैंक तो यू। पलक मैंने अभी आपको 3-4 सजेशन दिए हैं, ट्राई दिस एंड लेट अस सी अगर आपको कुछ फायदा हो इससे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट। यस पावनी, सो आई थिंक हमने आज काफी इंटरेक्शन किया सब महिलाओं के साथ एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा क्योंकि सब लोग बड़े इंटरैक्टिव रहे, सबने अपने प्रॉब्लम्स बताए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सबको सेटिस्फैक्टरी इनपुट्स दे पाऊं। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम इंटरैक्टिंग विथ यू ऑल, बट बिफोर वी साइन ऑफ अगर आप लोग कुछ फीडबैक देंगे सेशन का तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैम बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत अच्छा लगा। बिजनेस से रिलेटेड एक आपने बताया वेबसाइट जरूरी है, बट आप सही हैं क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं कस्टमर्स के बीच। बिल्कुल। और सेशन लेके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच वर्षा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? पारुल, पारुल म्यूट म्यूट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन मैम। और दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो आपने जो रेफरेंस कोड वाला जो आपने बताया वो बेस्ट पार्ट लगा मुझे, तो मैं इसको जरूर थैंक अप्लाई यू, करूंगी। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मैम। मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू देखिए मैम। ये सब क्या है ना, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग हम लोग कई बार क्या होता है ना अपने ही दायरे में हम इतने बिजी रहते हैं ना कि छोटी छोटी बहुत सारी मैंने आज टिप्स आप सबको दी हैं, तो उसको आप ट्रायल एंड एरर मोड में यूज कीजिए, कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इन चीजों से फायदा होगा ही होगा। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स मिले सेशन से, और आप लोग जितना और अच्छा बिजनेस करेंगे, अभी तो फेस्टिवल टाइम आ रहा है तो ये 2-3 महीने तो सबको खूब रेनिंग सेल्स होना ही चाहिए। एंड आई रियली विश कि आप लोग सब बहुत अच्छा करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। वर्षा, आप कुछ कहना? वर्षा से तो बात हो गई, दीपिका, रुचि, पारुल, पारुल से भी बात हो गई, सॉरी। आई थिंक आई लाइक टू से थैंक यू। मतलब सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। मैं सिर्फ सुन रही थी पीछे पीछे से, बिकॉज आई वाज डूइंग माय ऑफिस वर्क, बट मेरी मम्मा अटेंड कर रही थी। शी हैज रिटन सम पॉइंट्स, तो ओके, आई थिंक शी गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। ऑल राइट प्रीति, ठीक है, चलिए तो देन पावनी अगर और कुछ नहीं है तो फिर आई थिंक वी कैन कंक्लूड एंड क्लोज द कॉल। यस, मैं बस एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जो लोग अभी भी सेशन में हैं, कि आप आने वाले सेशंस में और किस तरह के टॉपिक्स कवर करना चाहेंगे। जैसे आज हमारा सेशन हुआ डॉक्टर कविता के साथ, वी आर ऑल्सो प्लानिंग मोर सेशंस विद हर इन द फ्यूचर। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स वुड यू लाइक टू कवर इन अपकमिंग सेशंस? अगर आप क्विकली कुछ बता सकते हैं, ये हमारी जरूरत है, ये करना चाहते हैं, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हाय पावनी, हाय कविता, आई एम हाय रुचि फ्रॉम रुचि। मिताली आर्ट। हाय। या एक्चुअली थोड़ा कनेक्शन एरर की वजह से मेरा बीच में छूटा है। कोई बात इसलिए मैं नहीं। थोड़ा साइलेंट रही क्योंकि मैं बीच में ही जंप करती थी, सुनती थी। हाँ तो हाँ, आई एम इनटू ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स। मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, होम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स प्लस किड्स ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स, ओके, या वुडन राइट, ऑर्गेनाइजर्स बनाती हूँ मैं। समझ गई समझ गई। हाँ, राइट, तो मेरा नेक्स्ट यही है जो पावनी ने पूछा है कि नेक्स्ट सेशन मेरे को ये है कि मुझे मथुरा से बाहर जाना है थ्रू एग्जीबिशंस। तो वहाँ के मुझे बाहर का भी माइंडसेट पढ़ना है, क्योंकि वहां जाके ये पता चलता है, जैसे सिर्फ आगरा ही जाती हूँ मैं ज्यादा। आगरा हो गया, दिल्ली, नोएडा में मैंने एक आधी लगाई है, तो आगरा और मथुरा ही ज्यादा लगाया है। तो वहां पे पता चलता है कि कस्टमर को क्या ज्यादा क्लिक कर रहा है, क्योंकि इतना कस्टमर आपके स्टोर पे नहीं आ पाता है। या तो वो इंस्टा से पिक करता है, मेरा व्हाट्सएप से पिक करता है, और सबको कस्टमाइज कराना होता है, तो मेरा मार्जिन भी बहुत कम होता है। हर चीज कस्टमाइज पर्सनलाइज होती है, तो ज्यादातर राइट। सब फोन पे ही लेते हैं। अगर एक बार उन्होंने खरीद लिया तो वो आपका कस्टमर बन जाता है, अगर उसको हम्म समझ लेते हैं आपके प्रोडक्ट्स। आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे शहर में जो छोटे लेवल पे करते हैं उनके प्रोडक्ट्स में कभी कोई कमी नहीं आती है। हम्म, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको आगे भी आपसे जुड़ना है।
तो बस मेरा यही है कि हम एग्जीबिशंस के थ्रू या कैसे हम जंप कैसे करें आउट ऑफ मथुरा विदाउट सोशल मीडिया, कैसे करें, राइट। तो मैंने अभी क्या आई तैयारी थिंक से जाए। हाँ, पारुल का भी यही क्वेश्चन था। तो देखिए, मैं तो हमेशा एक ही सजेशन देती हूँ कि आपको जिस मार्केट में भी जाना है ना, पहले आप उस मार्केट में खुद ऐसा कस्टमर जाके देखिए। जैसे आपने बताया कि आपको, आपका ये ऑर्गेनाइजर्स का बिजनेस है, राइट। अब मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है वो दिल्ली का मार्केट टैप करना है, तो पहले दिल्ली विजिट कीजिए, नॉट विद द पर्पस ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। दिल्ली जाइए एज अ कस्टमर, वैसी दुकानों में जाइए जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट, आपके टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, राइट। वहां जाके देखिए कि उनके पास कैसा कलेक्शन है, ऐसा कस्टमर आप उनसे इंटरेक्ट करिए और देखिए कि वो किन पॉइंट्स पे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, देखो महिलाओं के साथ यही हो जाता है कि मुझे मथुरा के बाहर तो निकलना है, लेकिन मैं, मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। लेकिन जब तक आप खुद वहां जाके वो मार्केट को नहीं देखोगे, केवाईसी का मतलब क्या है, नो योर कस्टमर, राइट। आप खुद दिल्ली जाइए, कम से कम 10-15 आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या ऑर्गेनाइजर्स की जो 10-15 दुकानें हैं या मार्केट है, उसमें खुद ऐसा कस्टमर घूमिए। जब आप 15 दुकानों पे जाएंगे ना, आपको डेफिनेटली इनपुट्स मिलेंगे कि ये लोग ऑर्गेनाइजर्स कैसे बेच रहे हैं, इनके पास कैसी डिजाइन है, इनका यूनिक प्रपोजिशन क्या है। और आप कस्टमर बन के जाएंगे तो वो आपको कन्विंस करने के लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, है ना। वो यस, इनपुट्स लेकर आप रुचि वापस आइए, और फिर आप देखिए कि अब मुझे अपने प्रोडक्ट को इन मार्केट्स में सेल करना है, तो मैं अब अपने प्रोडक्ट को कैसे वहां लेके जा सकती हूँ। लेकिन डोंट बी इन अ हरी। क्या होता है पता है, अगर हम इतनी मेहनत नहीं करते और हम डायरेक्टली सीधा उनका डेटाबेस निकाला, कैटलॉग भेजा, चालू कर दिया, रिजेक्शन आता है ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो मैम 2-3 बार दिल्ली मार्केट में ट्राई किया पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए अब मैं नहीं जा रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अरे नहीं, तुम यहीं ठीक हो, दिल्ली विल्ली बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। तो शुरुआत हम गलत तरीके से करेंगे ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले खुद वो मार्केट को एक्सप्लोर करो, समझो, जानो, फिर वापस आके अपने प्रोडक्ट को वैसा बनाओ। और या तो अगर आपका प्रोडक्ट वैसा है तो अपने अपने वहां के मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज उस हिसाब से प्लान करके एक सिस्टमैटिक वे में आप एंटर करोगे ना दूसरे मार्केट्स में, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और आपका सक्सेस रेट भी इंप्रूव होगा। थैंक यू, थैंक यू राइट रुचि, या थैंक यू सो मच जी। जी। ऑल राइट। I think maybe also Dr. Kavita, I'm just thinking कि in the future जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे सेशन करेंगे, तो हम साथ के साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एग्जीबिशन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं मथुरा या अपनी पर्टिकुलर सिटी के बाहर के एग्जीबिशंस में, एक कम रिस्क पर मार्केट एक्सप्लोर कर, राइट राइट, बिकॉज बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। हैज वेरी गुड एग्जीबिशन इंसेंटिव्स। हाँ, अच्छा, मुझे एक चीज अभी ध्यान आ रही है कि जैसे आपके यहाँ पे खास करके जो महिलाएं फैशन में हैं, साड़ीज और मतलब ये जो कपड़ों वाले बिजनेस में हैं, तो मथुरा में या आगरा में या आसपास के सिटीज में जहाँ पे भी थोड़े प्रीमियम होटल्स होते हैं, जहाँ पे ये टूरिस्ट एनआरआईज ये सब आते हैं, तो जैसे हमारे रीजन में कैसा है ना, ये जो बड़े बड़े प्रीमियम होटल्स होते हैं ना, वो होटल्स का भी एग्जीबिशन होता है। तो वो होटल्स के एग्जीबिशंस में ज्यादातर ऐसे एक्सपेंसिव साड़ीज और ये पटोला वटोला जो मैंने बोला, इस तरह के लोग वहां पे स्टॉल्स लगाते हैं। तो पावनी, अगर आपका नेटवर्क हो तो आप भी पता लगा सकते हो कि ये, क्योंकि होटल्स में कैसा हो जाता है, एक बार अगर आप होटल के एग्जीबिशन में गए ना, तो फिर वो लोग साल में 2-3 बार करते हैं, हर बार वो सामने से आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। और कई होटल्स के चेन्स होते हैं, जैसे आईटीसी है तो उसके चेन है मेजर सिटीज में, तो जिन सिटीज में भी उनका एग्जीबिशन होगा वो आपको मैसेज भेजेंगे, फिर अगर आप जा सकते हैं तो आप वहां पे फिर जा सकते हैं। तो ये एक होटल वाला ऑप्शन जो है वो खास करके ये कपड़ों साड़ियों वाले जो हैं उनके लिए ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रीमियम होटल्स के लिए। तो मथुरा क्योंकि में ज्यादातर एनआरआई कस्टमर्स आते हैं ना, तो नहीं, मथुरा में शायद ना हो, मुझे आइडिया नहीं है मथुरा में ऐसे होटल्स हैं कि नहीं, पर आगरा हो गया या और आसपास के एरियाज हो गए जहाँ पे फॉरेन कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, या जहाँ पे थोड़े प्रीमियम गेस्ट आके रुकते हैं, मे बी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसीलिए, तो वहां पे आप होटल्स के साथ भी टाई अप कर सकते हो, क्योंकि गुजरात में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो एटलीस्ट एक बार, अगर ऐसा कुछ वर्कआउट होता है फॉरेनर्स तो। वृंदावन अल्पा ने वाले आई होटल थिंक
ने किया है ब्रिज वसुंधरा के साथ, शायद चेन नहीं है लेकिन बट गोवर्धन का वो एक बेस्ट रिजॉर्ट है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, तो हमने कार्तिक के मंथ में रखे थे वहां पे प्रोडक्ट्स। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इनके साथ अगर जैसे पावनी आपका तो एसोसिएशन है ना, मतलब आपका एनजीओ, तो आपके एनजीओ की तरफ से आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई हमारी 15 महिला हैं, आपके यहाँ जब टूरिस्ट सीजन हो तब हमारी 15 महिलाओं के स्टॉल लगेंगे और आप हमको एक स्पेस प्रोवाइड करिए और आपके जितने भी होटल के गेस्ट हैं वो स्टॉल को विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रमोट इट, ताकि नॉन गेस्ट भी उस दिन आके वो स्टॉल को विजिट करें। क्योंकि क्या ना, एक बढ़िया होटल में जब कोई कस्टमर आता है ना तो वो प्राइस पे निगोशिएशन कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई 4 स्टार 5 स्टार होटल में है तो अच्छी क्वालिटी है, तो वो फिर प्राइस बार्गेनिंग वगैरह सब करेगा नहीं। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू शायद हम ये महिलाओं को थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट कर पाए इस तरह से। Makes sense. We'll explore more options. Locally हमने करने की कोशिश करी है, करा भी है। आउट ऑफ मथुरा राइट, कैसे कर सकते हैं? लग्जरी एग्जीबिशन, प्रीमियम एग्जीबिशन, हाँ एग्जैक्टली, we'll definitely explore. श्योर श्योर श्योर। Anybody else wants to suggest anything for future sessions? आप किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहेंगे, लर्निंग्स चाहेंगे? एक जैसे मैम हम अनवा से कनेक्टेड हैं, जैसे ये मथुरा में हमारी ये एनजीओ है, तो अगर ऐसे ही अगर हम मथुरा से बाहर जो और सिटीज में भी और भी एनजीओज होती हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होती हैं, अगर हम उनसे भी कनेक्ट कर पाए तो शायद हमें बिजनेस में हेल्प मिलेगी। हाँ, मैंने आपको एक वो डाला था ना, मैंने क्या बोलते हैं इसका, मैंने एक पॉइंट डाला था कि लोकल कनेक्ट कीजिए आप लोकल कम्युनिटी के साथ। तो पावनी, ये मैं आपको भी बताना चाहूंगी और सबको भी, एक बीएनआई करके एक नेटवर्क है, बीएनआई। तो इसके ना पैन इंडिया पे अलग अलग सिटीज में चैप्टर्स हैं और ये बहुत ही प्रोफेशनली रन है नेटवर्क, और ज्यादातर इसके मेंबर्स जो हैं वो भी दे स्पीक वेरी हाई अबाउट द बेनिफिट दैट दे गेट इन इंक्रीज ग्रोइंग देयर बिजनेस थ्रू बीएनआई नेटवर्क। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मथुरा में, आई एम नॉट श्योर बीएनआई का चैप्टर होगा कि नहीं, बट मथुरा के आसपास में जो भी बड़ा सिटी होगा ना वहां बीएनआई का चैप्टर जरूर होगा। तो अगर आपके पास ऐसा एक्सेस आपको अगर मिलता है तो आप ये महिलाओं के साथ शेयर कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। तो ये सब जो नेटवर्क एसोसिएशन होते हैं उनमें कुछ मेंबरशिप फीस होती है, लेकिन मेंबरशिप फीस के सामने आपको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो मेंबरशिप फीस तो आपकी बहुत आराम से रिकवर हो जाती है। पर ये बीएनआई जो है ना वो एक पैन इंडिया नेटवर्क है, इट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इसमें मेल फीमेल सब होते हैं, लेकिन फीमेल्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनको बीएनआई में जुड़ने के बाद उनके बिजनेस ग्रोथ में, ओवरऑल उनको बिजनेस करने की स्किल्स में बहुत ज्यादा उन्होंने सीखा है इस नेटवर्क से। तो पावनी, अगर आप नॉर्थ में एक्सप्लोर करेंगे नियर बाय कौन से सिटीज में बीएनआई चलता है, और फिर वो तो आपको इंटरनेट से उनके कॉन्टेक्ट्स मिल ही जाएंगे, पर ये बीएनआई जो है ना इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। ओके, थैंक यू फॉर दी सजेशन। मथुरा में बीएनआई नहीं है, आगरा में हमारे नियरेस्ट चैप्टर है, बट वी नो पीपल इन दैट नेटवर्क, सो विल डेफिनेटली कनेक्ट एंड पार्टनर विद देम। या आप उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं, या तो उनके कोई हेड है, आप एक बार उनको मथुरा बुलाइए और आप उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हैं आपके सभी मेंबर्स के साथ, सो दैट फिर वो भी आपको सजेशन देंगे कि कहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है या कैसे उनके प्लेटफॉर्म से आपकी महिलाओं को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। यस, परफेक्ट, विल डेफिनेटली। राइट, हाँ जी। ऑल राइट। अभी जैसे हाल ही में हमने आगरा की एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं आपको बताती हूँ, कोलैबोरेट किया था, उसमें से कुछ मेंबर्स ने उसका बेनिफिट भी उठाया। आगरा में एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज गर्ल बॉसेस ऑफ आगरा। तो जो लोग बोल रहे थे कि और सिटीज में भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आगरा में है ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। अभी वो एग्जीबिशन कर रहे हैं, उन्होंने अनवा के मेंबर्स को 30-40% डिस्काउंट तक में अपनी स्टॉल्स दी हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ पार्टनरशिप्स हैं जो अनवा करता रहता है, बट हम लोगों को उतना प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन हर बार ही नहीं मिलता है। सो आई डोंट थिंक, जैसे यहाँ पे भी जो लोग हैं उनमें से भी शायद किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उस एग्जीबिशन में, हालांकि उसका स्टॉल कॉस्ट वाज ओनली 5000 रुपीज, राइट। सो माय सजेशन इज कि जो जो चीजें आ रही हैं सब कुछ ग्रुप पे आता है, प्लीज स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। पावनी मैंने किया है इसमें, मैंने आई भी एम किया है, पार्टिसिपेटिंग। उसी में किया है एक्चुअली, मैंने भी। तो
now once you go there, right, tell us, give us your feedback कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करा, ये अच्छा रहा या नहीं रहा। आगरा के अलावा और कौन सी सिटीज हैं जिसमें आप चाहोगे, तो हम वहाँ ढूंढेंगे Yeah, sure, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ पार्टनर sure. करेंगे, राइट। बट दिस हैज टू बी अ 2-way। once you come back from the exhibition, tell us, give us your feedback, overall कैसा रहा। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मिलती है, आप बोलो कि इनके साथ हमको करना है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम उनके साथ पार्टनर करेंगे, राइट। Okay. सो डॉक्टर कविता का हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ऊपर ले चुके हैं, ये अच्छा साइन भी है। बट थैंक यू डॉक्टर कविता फॉर योर पेशेंस। आई एम श्योर कि अभी भी बहुत लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, but we will try to do another session with you very soon. And in any case, सबके पास आपकी email ID है, अगर कोई personally connect करना चाहता है तो please let me know. I will try to put you in touch. डॉक्टर कविता LinkedIn पे बहुत एक्टिव हैं, उनका LinkedIn प्रोफाइल भी मैं शेयर करूंगी, अभी मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ इनफैक्ट ग्रुप पे। सो कनेक्ट विद हर ऑन लिंक्डइन पे उनके साथ कनेक्टेड रहिए। और आप लोग अनवा की टीम से कोई भी हो, चाहे दीपिका हो, मैं हूँ, और लोग हैं, हमको बताइए कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट यू नीड। आप जितना अच्छे से हमको बताओगे, उतने अच्छे से हम आपके नीड्स को, आपके बिजनेस नीड्स को फुलफिल करने में मदद कर पाएंगे। ओके पावनी, ये जो आपका एसोसिएशन है उसका लिंक्डइन पेज है क्या? हाँ जी, अनवा का लिंक्डइन पेज भी है। इसी नाम से है? हाँ, आई विल रिक्वेस्ट दीपिका टू शेयर विद यू आवर लिंक्डइन पेज। हाँ, so that you know I can even tag you for relevant posts. Absolutely. ठीक है। So I think now please allow me to take a leave because मेरा एक और मीटिंग है, तो हम Even I have another meeting waiting. So yeah. thank you everybody. We will be sharing a feedback form. मुश्किल से 1 मिनट लगेगा उसको भरने में, लेकिन प्लीज भरिए, ठीक है। Thank you. Thanks, Kavita ji. All Thanks, right, Pap. चलिए, thank you so much all of you. Bye and I wish you all the very best. Thank you. चलिए, Bye. see you soon. Bye. All right.